अर्थ परिवर्तन के कारण की, यही तो बताया जाए। जी सर। ठीक, अब जो बात करनी है, जिसकी चर्चा हम आपकी क्लास में करेंगे, वो है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, है ना, कि अर्थ परिवर्तन की क्या क्या दिशाएं हैं, और उसके बाद हम फिर वाक्य विज्ञान के ऊपर चलेंगे और वाक्य विज्ञान की हम चर्चा करेंगे। एक मिनट बच्चे। तो देखिए, इसमें जो शुरू करें अपनी बात। जी सर। ठीक है, इसमें अर्थ परिवर्तन की दिशा का मतलब यह है कि अर्थ परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कितने तरह का अर्थ परिवर्तन है, यानी जो अर्थों में परिवर्तन संभव है वो कितने प्रकार का है। तो उसको लेकर के भाषा वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार निर्धारित किए हैं। 3 प्रकारों में जो सबसे पहला प्रकार है, जिसे हम कहते हैं आपका अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का मतलब यह है कि एक्सपांशन ऑफ मीनिंग, यानी अ, कि जब कोई भी शब्द जो है वो अपने क्षेत्र से निकल करके अन्य क्षेत्र में जो है वो विस्तार पा जाता है, विस्तार पा लेता है वो, यानी केवल और केवल उसमें अपने ही क्षेत्र के अर्थ देने की स्थिति नहीं होती, संभावना नहीं होती, बल्कि वो अपने माध्यम से अन्य क्षेत्रों के भी अर्थ को अपने भीतर समेट लेता है। अ, जैसे कि आप परिभाषा के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि किसी के लक्षण दिया जाए, परिभाषा दी जाए, तो उसमें 2 तरह के दोषों की चर्चा होती है। एक अव्याप्ति का दोष और एक अतिव्याप्ति का दोष। ये नाम सुना है आपने कभी? अव्याप्ति और अतिव्याप्ति? जी, नो सर। नहीं सुना है, बता देता नहीं हूँ। सर। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की परिभाषा दे रहे हो तो उसमें उसकी परिभाषा के साथ साथ अन्य परिभाषाएं भी शामिल हो जाए, तो उसको कहा जाता है कि ये अतिव्याप्ति का। जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ की परिभाषा दे रहे हो और हाथ की परिभाषा में ही अगर पैर की परिभाषा आ जाए, मुख की परिभाषा आ जाए, तो इस तरह के तो इस तरह की परिभाषा को अतिव्याप्ति की होना, तो हाथ की परिभाषा चाहिए था, लेकिन हाथ की परिभाषा के साथ साथ उसमें पैर की भी परिभाषा आ गई, उसमें जो है चेहरे की भी या मुख की भी परिभाषा आ गई, तो इसको कहते हैं अतिव्याप्ति की। जो है केवल मुख्य जो है विशेष के साथ साथ अन्य चीजों की भी उसमें उपस्थिति होगी। लेकिन एक दूसरा है मामला अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति कहते हैं कि जहां पर मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही थी प्रॉपर उसकी भी बात नहीं आ पाई। जैसे अगर हाथ की परिभाषा दें, उसमें केवल उंगलियों की परिभाषा आ पाए, केवल हथेली की परिभाषा आ पाए, तो इसको कहते हैं अव्याप्ति का मामला, कि देना तो हाथ की लेकिन केवल उंगलियों की ही बात हो पाई, बाकी हाथ की बात ही नहीं हो पाई। ऐसे ही शब्दों के अर्थ के मामले में है कि कभी कभी कोई शब्द जो है वो इतना ज्यादा विस्तार पहले वो सीमित अर्थ में प्रयोग होता था, बाद में वो इतना विस्तार पा गया कि उसमें अन्य चीजें भी समाहित हो गई। जैसे मैंने एक तेल का ही उदाहरण दिया था कि पहले केवल वो तिल के लिए चलता था, लेकिन बाद में वो सरसों के तेल के लिए भी प्रयोग होने लग गया, वो अलसी के तेल के लिए भी प्रयोग होने लग गया, वो आपके क्या कहते हैं नीम के तेल के लिए भी प्रयोग होने लग गया। आजकल वो डीजल, पेट्रोल, मोबिल, तमाम तरह के तेलों के लिए वो प्रयोग हो रहा है। तो अब उसमें क्या था कि वो पहले सीमित क्षेत्र में प्रयोग होता था, आज वो निकल करके विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होने लग गया है। इस प्रकार के अर्थ के मतलब अर्थ के परिवर्तन की स्थिति अर्थ विस्तार कहलाती है। इसी को अर्थोत्कर्ष कहते हैं। अर्थोत्कर्ष जो है अर्थ जमा उत्कर्ष के मिलने से बना है। उत्कर्ष का मतलब कि जहां पर अर्थ जो है वो व्यापक हो जाए, अर्थ में विस्तार हो जाए। कई सारे ऐसे शब्द हैं बच्चे। बताओ।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दें, ठीक है। तो ठीक है शास्त्री, रिपीट में यही है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, और मैंने बताया कि अर्थ परिवर्तन की दिशा का सीधा सा मतलब यह है कि अर्थ परिवर्तन के प्रकार, यानी जो अर्थ बदलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसको लेकर के 3 प्रकारों की चर्चा की गई है, जिसमें जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं अर्थ विस्तार, यानी अर्थ का अर्थ का व्यापक हो जाना। व्यापक हो जाने का मतलब कि पहले उस शब्द का अर्थ सीमित संदर्भों में चला करता था, सीमित चीजों के लिए चला करता था। आज उस अर्थ के भीतर अन्य तमाम तरह की चीजें भी, मतलब वो तो बात है ही है जो पहले चल रही थी, उसके साथ साथ भी अन्य तरह की बातें भी उसमें शामिल हो गई हैं, अन्य तरह के अर्थ शामिल हो गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तेल की बात मैं कर रहा था कि पहले तेल शब्द से तात्पर्य होता था केवल और केवल जो है आपके तिल के तेल का, लेकिन अब वो सरसों के तेल के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया है, अब वो डीजल पेट्रोल मोबिल के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया। तो अब क्या है, उस तेल शब्द का अर्थ व्यापक हो गया है। इसी को कहते हैं अर्थ विस्तार, कि पहले वो सीमित संदर्भ में चला करता था, अब वो चलने लगा है आपका, हाँ, अब वो चलने लगा है आपका व्यापक अर्थ में। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। ऐसे ही एक ऐसे ऐसे ही एक दो उदाहरण दे देते हैं आपको। जैसे सब्ज शब्द है, जिसे जिसको आज आप सब्जी कहते हैं। आज सब्जी से क्या तात्पर्य है, सब्जी से क्या समझते हैं आज आप? सर हरा, मतलब हरी सब्जियां, और रंग है तो वो भी हरा है, तो उनके दो मीनिंग्स। हाँ, आपने इसमें पढ़ा ही अच्छा लगा मुझे। दरअसल सब सब्जी शब्द सब्ज से बना हुआ है, तो अगर कहें तो सब्ज का अर्थ है हरा। ठीक, तो पहले तो सब्जी शब्द चला करता था जिसका रंग हरा होता था और जो प्रायः कच्ची होती थी, जिसमें कि पालक हो गया, धनिया हो गया, इस तरह की चीजें जो जिनका रंग हरा है, उनके लिए शब्द सब्जी चलता था। यानी उसमें आलू नहीं आएगा, उसमें टमाटर नहीं आएगा, उसमें लहसुन नहीं आएगा, उसमें प्याज भी एक तरह से नहीं आएगी, तो वो सब्जी के अंतर्गत नहीं थी। लेकिन आज सब्जी शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसमें जो है न केवल यही सारी चीजें, आज तो चाप को भी लोग सब्जी कहते हैं, नहीं, पनीर को भी लोग सब्जी कहते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, जी सर। अब अब ये उदाहरण है अर्थ के विस्तार का, कि जो शब्द प्रचलित हुआ था केवल और केवल हरे रंग की जो खाने वाली जितनी भी तरह की तरकारियां होती थी उनके लिए, लेकिन आज तो अगर आपने पका दिया तो भी आप कहते हैं कि सब्जी बनी है, या ये सब्जी है। तो वो तो हरा है नहीं, उसमें तमाम तरह के मसाले तेल वगैरह सब कुछ डाल करके आपने उसको पका दिया, अब तो वो हरे रंग का रहा भी नहीं। लेकिन चूंकि आज वो प्रचलन में रूढ़ हो गया है, प्रचलन में चल चुका है, लोग उसको उसी तरह से सुविधाजनक ढंग से इस्तेमाल करता है, तो आज मान लिया गया। ऐसे ही कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है महाराज, जो आपके इसमें दिया हुआ है, कि महाराज शब्द जो है वो पहले चला करता था कि खाना बनाने वाले व्यक्ति के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द जो है वो राजाओं के लिए भी प्रयोग होने लग गया। धीरे धीरे वो शब्द लोग विशेषण के रूप में भी प्रयोग करने लग गए कई अलग तरह से। तो उस शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। अर्थ विस्तार में कई ऐसे शब्द आते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर वो विशेषण के तौर पर प्रयोग होने लग गई, तब भी उसके अर्थ का विस्तार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लोग कुंभकर्ण कहते हैं, भीम कहते हैं। पहले तो भीम शब्द जो था वो केवल केवल एक व्यक्ति के नाम का द्योतक था, लेकिन बाद में अगर कोई ये कह दे कि अ, ये व्यक्ति कलयुग का कुंभकर्ण है या कलयुग का भीम है। हाँ संदीप जी बताइए।
हाँ सर, आवाज थोड़ी सी आपकी थोड़ी रुक रुक के आ रही है, थोड़ी सी उसको थोड़ा सा क्लियर करोगे थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना तो सर, तो दिक्कत होगी समझने में। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं यहाँ पे हमारे यहाँ एयरटेल का नेटवर्क यूनिवर्सिटी में अच्छा आता है, मैं यूनिवर्सिटी में ही बैठा हुआ हूँ हिंदी डिपार्टमेंट में। तो अच्छा अब अच्छा सर। यहाँ पे सबसे अच्छा नेटवर्क जो है वो पहले, आप कहें तो मैं एक बार इसको चेंज करके भी देख लूँ शायद, हाँ, थोड़ी एक सर। बार जियो करके। हाँ, एक मिनट आप रुक। थोड़ी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, और कुछ नहीं। आवाज जा रही है हाँ सर, संदीप आवाज जी? आई। हाँ यस अरे सर। ये हाँ। जियो पे तो आ ही नहीं रहा है, मतलब वो मैंने अच्छा जी। बदल करके देख लिया वो। यहाँ पे यही एक नेटवर्क का ऑप्शन है एयरटेल का, हालांकि इथरनेट दिया है लेकिन अभी इसको चालू नहीं किया है चैम्बर में। तो अगर वो चालू रहता तो मैं सीधे ही यहाँ पे लाइन इन कर लेता और कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसा है नहीं और ऑप्शन अब यही है। वैसे वैसे चलो ये सही सर, था, जो पिछली क्लास बेहतर में हो, तो तरीके से। जो हाँ बेहतर हो वो ये कोई ये कीजिए आप, बेस्ट। ठीक है सर। अब तो क्लियर जा रही है ना आवाज वगैरह? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके सर। संदीप जी। ओके। तो हाँ बच्चों, आवाज अब तो अभी तो लगभग वो क्षेत्र, सॉरी, अभी तो क्लियर जा रही है ना आवाज? नहीं कट रही सर, है कुछ सर। हाँ मनीषा बताओ। सर आवाज सर बहुत हाँ ज्यादा हो रही है सर। और वीडियो भी आप क्लियर नहीं क्या हो रही है आवाज बहुत? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज, और वीडियो आपका पॉज मतलब क्लियर नहीं आ रहा, ब्लर है पूरा सर वीडियो आपका। मुझे लगता है जियो से पहले ही सर एयरटेल वाला आपका कनेक्शन बेहतर था। है। एयरटेल वाला कनेक्शन बेहतर था। नहीं नहीं, अभी मैंने इसको एयरटेल पे ही कर लिया है। अच्छा अच्छा, नहीं सर अभी भी अ, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा रुको, मैं एक बार इसको शायद ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखूं, मैं भी शायद ब्लूटूथ जी से सर। चीजें थोड़ी। सर अगर चैम्बर में ही सर अगर आप जगह को परिवर्तन कर सके तो वहां बैठ जाइए आप, जहाँ पे बेहतर आ रहा हो। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छी जगह है, और चूंकि यहीं से ही वो चीजें चल रही थी, मैं एक बार मोबाइल को यहाँ से नेटवर्क हमने लिया है, ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ दूसरी तरफ, तो मे भी हो सकता है कि। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। आप ठीक है सर, क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी भी ठीक है, साउंड भी सही आ रहा है उधर से। सही आ रही है? नहीं आवाज तो सही जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम में कुल 6 माइक हैं, तो ये इससे थोड़ा कम ही आएगी, इस सिस्टम से सही जाएगी। आवाज आवाज तो सही जा रही होगी, में भी मुझे लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्वालिटी वीडियो क्वालिटी भी ठीक है सर। वीडियो क्वालिटी, हाँ अब वो शिफ्ट करके मैंने उसको थोड़ा सा नेटवर्क एरिया की तरफ इससे रख दिया है, तो सही आएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है। तो शुरू करें बात अपनी आगे। यस सर, जी सर। ठीक है, देखो, अ, दो अर्थ
विस्तार में 2 उदाहरण और जो है किताबों में दिए हुए हैं जो अच्छे उदाहरण हैं। एक उदाहरण है श्री गणेश का। तो श्री गणेश के बारे में दिया गया है कि श्री गणेश शुरुआती दौर में दरअसल ये एक तरह का आध्यात्मिक शब्द था जो कि शुभ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था कि श्री गणेश कीजिए, आरंभ करने के संबंध में था। लेकिन बाद में ये केवल शुभ कार्यों के लिए नहीं रह गया, ये हर सामान्य कार्य के लिए भी इस शब्द को करने लगे। और ये शब्द आरंभ का द्योतक भी हो गया, आरंभ शब्द का पर्यायवाची भी हो गया। नहीं तो ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं था, ये प्राय उन्हीं संदर्भों में प्रयोग किया जाता था जिन कामों में शुभ का मतलब जहां पर कि लोग दैवीय अनुकंपा या दैवीय जो है वो आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं, ये उसके लिए पहले शब्द प्रयोग होता था। लेकिन आज नॉर्मल तरह के किसी भी आरंभ से संबंधित आरंभ द्योतक, कई बार आज तो लोग अशुभ कामों के लिए भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं उसके आरंभ करने के लिए। सर आवाज फंस के आ रही है। क्या? तो मैं ये कह रहा हूं कि आजकल तो लोग इसको केवल न केवल सामान्य जो है आरंभ के लिए, बल्कि जो है कई बार अशुभ कार्यों के शुरू करने के लिए भी लोग इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। हालांकि ये पहले शब्द केवल और केवल शुभ कार्यों के लिए और आध्यात्मिक प्रकार के एक अनुकंपा के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। ऐसे ही एक शब्द है कुशल शब्द। कुशल शब्द जो है और प्रवीण शब्द, ये दोनों लगते तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें भी आप देखेंगे तो अर्थ विस्तार जैसी प्रबलतम संभावना है। जैसे कि कुशल शब्द जो है वो दरअसल कुश लाने से संबंधित था। कुश ल जो है उसमें प्रत्यय है, वो ले आने को लेकर के बताने वाला मामला था। तो कुशल शब्द में कुश कुश को ले आने को कुशल कहते थे, क्योंकि कुश। जी कुछ कह रहे हैं आप? आवाज जा रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि कुशल शब्द में जो कुश ले आने वाला जो मामला था, कुश आप लोग जानते हैं, कुश एक तरह की घास होती है, बहुत तेज बड़ी पैनी घास होती है जो कि खेत की मेड़ पर उगती है। और प्राय जो शुभ कार्य होते हैं जिसमें उसमें कुश को ही पैंती बना करके पहना जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो है कुश को ले आने का काम, कुश को निकालने का काम बड़े ही दक्ष लोग कर पाते थे। ये सबके बस की बात नहीं थी कि कुश निकाल करके ले आ पाए। तो इसीलिए हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में दक्ष हो जाए तो फिर उस शब्द को उन्होंने रिप्लेस कर दिया और उसको कुशल शब्द में जो है वो कुशल शब्द के अंतर्गत रख दिया। नहीं तो कुशल शब्द केवल केवल कुश ले आने के लिए था। आज जो किसी भी काम में दक्ष है उसको आज आप कुशल कहते थे। तो इसीलिए इस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ। ऐसे ही एक शब्द है प्रवीण। प्रवीण के बारे में यह है कि प्रवीण शब्द पहले जो है ये संगीत क्षेत्र में चला करता था केवल। जैसे कोई वीणा बजाने में है तो उसको फिर कला प्रवीण शब्द वहीं से चला हुआ है, केवल कला के लिए। लेकिन आज किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति सिद्धहस्त है, किसी भी क्षेत्र में अगर व्यक्ति अपना अधिकार रखता है, तो लोग उसको कहते हैं कि ये इस क्षेत्र में प्रवीण व्यक्ति हैं। तो कुछ इस तरह के जो उदाहरण हैं। हाँ सुप्रिया, बताइए क्या कह रही हैं आप? तो खैर, इस तरह से आप देखेंगे कि कई सारे उदाहरण हैं हमारे पास जो अर्थ विस्तार की बात को बताते हैं। ये हैंडरेज किसने किया है बच्चे? सुप्रिया क्या सर है आवाज बताइए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी बाकी बच्चों के पास तो बच्चे बिल्कुल क्लियर जा रही है। अभी अभी बच्चों ने सर बताया। आ रही है। तो हो सर सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की आवाज प्रॉब्लम हो। आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, आप जारी रखें। हाँ आवाज बिल्कुल क्लियर है सुप्रिया, आपके यहाँ हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो। तो देखिए, अर्थ परिवर्तन की दशा में जो बात हमें अर्थ परिवर्तन के
कारणों में, सॉरी, अर्थ परिवर्तन के प्रकारों में, हैंड डाउन कर दें प्रिया, आवाज, मतलब आपकी बात मैंने सुन लिया। तो हाँ, तो अर्थ परिवर्तन की दिशा में आप सबसे पहला लिखेंगे अर्थ का विस्तार। अर्थ का विस्तार से क्या तात्पर्य है उसे आप बताएंगे। फिर आप उससे संबंधित कुछ उदाहरण देंगे, जो उदाहरण मैंने दे दिया, जिसमें तेल का भी उदाहरण है, जिसमें सब्जी का भी उदाहरण है शब्द का, जिसमें श्री गणेश शब्द का भी उदाहरण है, जिसमें कुशल शब्द का भी उदाहरण है, जिसमें महाराज शब्द का भी उदाहरण है, जिसमें आपके प्रवीण शब्द का भी उदाहरण है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? सर भीम जी शब्द का सर। आपने क्या कहते हैं, क्या बताया था एग्जाम्पल? हाँ कर दीजिए, लगा के कर दीजिए। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं आप? सर आपने भीम शब्द का एग्जाम्पल क्या बताया था? इस शब्द का, भीम। हाँ भीम, अच्छा, भीम शब्द का मतलब ये बताया था बच्चे, जब कोई शब्द व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो जाता है, ठीक है, तो उसका भी, उसके भी अर्थ में बच्चे विस्तार आ जाता है। ठीक है, जैसे पहले तो भीम या कोई भी व्यक्तिवाचक शब्द जिसको कि आज लोग आप उपाधि के, जैसे भारतेंदु शब्द को ले लीजिए, भारतेंदु एक व्यक्ति का नाम है या भीम एक व्यक्ति का नाम है, और लेकिन जब उसी ही प्रवृत्ति के और लोग हो जाएं, उस तरह के और लोग हो जाएं, तो वो नाम फिर एक उपाधि के तौर पर प्रयोग किया जाने लगता है। ये प्रायः जो है संज्ञा के भेदों के अंतर्गत नियम के तौर पे पढ़ाया भी जाता है कि कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग होने लगे तो वो जातिवाचक हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उसके अर्थ में विस्तार की स्थिति आ जाती है कि अब आप केवल एक भीम नहीं, दूसरे को भी कह रहे हैं कि ये कलयुग का भीम है। कौन सी? तो समझ गए आप इस बात को बच्चे? पहले ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो अर्थ विस्तार में आप इतने तरह के उदाहरण आप देंगे, इन इन चीजों की चर्चा आप करेंगे। दूसरा है मामला इसमें जिसको हम कहते हैं अर्थ संकोच, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। अर्थ संकोच ये होता है कि जो अर्थ विस्तार के विपरीत जाकर के, इधर भी देख लीजिएगा, हाँ जी जी, जो कि अर्थ विस्तार के विपरीत जाकर के जिनके अर्थ पहले विस्तृत संदर्भ में चला करते थे, अब वो सीमित संदर्भ में प्रयोग होने लग गए हैं। पहले वो व्यापक संदर्भ में प्रचलित थे, अब वो उनका जो अर्थ का क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। तो इसी को हम कहते हैं, दूसरी भाषा में इनके लिए, मतलब दूसरे शब्दों में इसके लिए जो प्रयोग होने वाला शब्द है वो है अर्थोपकर्ष। अर्थ का अपकर्षण हुआ है, अर्थ अपकर्षित हुआ है, अर्थ के क्षेत्र में कमी आई है। जितने विस्तृत क्षेत्र में पहले प्रयोग होता था उतने अब जो है उतनी व्यापकता में ये प्रयोग नहीं होता। जैसे जो एक आपको उदाहरण मैंने रासों का दिया था कि रासु शब्द जो है वो जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है रास या रासक, वो पहले ज्यादा व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था। पहले वो उपरूपकों के प्रकार के तौर पर भी प्रयोग किया जाता था। रूपकों के कुल 10 भेद माने गए, उसमें उपरूपकों का एक प्रकार भी माना जाता था। दूसरी बात यह है कि उसका प्रयोग तीनों प्रकार की रचनाओं के लिए देखने को मिलता है, जहां पर शब्द का देखने को मिलेगा, जो नृत्य प्रधान और मतलब गीत प्रधान दोनों होते हैं। कुछ धार्मिक क्षेत्र की रचना आपको शब्द प्रयोग देखने से जैन साहित्य में आप देखेंगे कि रास शब्द का प्रयोग आपको मिलता है। हाँ बताइए दिव्या। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। सर हाँ, बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो बच्चे अभी जा रही है कि नहीं, ठीक है बताइए आप। हाँ जी सर, सर अब आप यस ठीक है,
थोड़ा बहुत बच्चे नेटवर्क का इशू है, वो अब वो यहाँ वो यूनिवर्सिटी के नाते है, तो अब इसमें हम बहुत ज़्यादा जो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी बच्चे वो मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि अर्थ संकोच वाला जो मामला है, जहां पर कि अर्थ में परिवर्तन होता है अर्थ के सीमित क्षेत्र में प्रयोग होने के कारण। पहले वो व्यापक क्षेत्र में प्रयोग होता था, अब वो सीमित क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है। तो जिसमें एक उदाहरण मैंने आपको जो है ये रासों का दिया या रास का दिया। दूसरा उदाहरण बच्चे इसमें आप ले सकते हैं, जैसे अभी इससे पहले ही हम बात कर रहे थे कि कई बार क्षेत्र के कारण ऐसा होता है कि शब्दों के स्वरूप में अंतर आता है। जैसे कॉर्न शब्द को लेकर के जो बात चल रही थी कि वो पहले सभी अनाजों के लिए चलने वाला शब्द था, फिर वो धीरे धीरे वो गल्ले के लिए प्रयोग होने लग गया, फिर स्कॉटलैंड वगैरह में पहुंचा वो शब्द, तो वो शब्द केवल मक्के के अनाज के लिए प्रयोग होने लग गया। इंग्लैंड में पहुंचा तो वो केवल और केवल गेहूं के अनाज के लिए प्रयोग में होने लग गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के शब्दों के जो अर्थ हैं वो अर्थ संकोच के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक शब्द है मृग। मृग का जो अर्थ था बच्चे वो पहले पशु था, इसीलिए लोग मृगया का प्रयोग करते थे, इसीलिए लोग मृगराज शब्द का प्रयोग करते थे। मृगराज का मतलब होता था हिरण का राजा नहीं, जो पशुओं का राजा हो। मृगराज किसका पर्यायवाची है? पशु। सर शेर का। शेर का। तो अब अगर ये कोई कहता कि मृगराज में तो मृग का मतलब हिरण है, तो मृगराज का मतलब तो हिरणों का राजा होना चाहिए था, है ना? लेकिन वो शेर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मृग शब्द जो है पहले व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था। मृग शब्द का जो अर्थ था वो पशु था। समझ पा रहे हो? जी। अब बाद में वो शब्द प्रयोग होने लग गया हिरण के संबंध में। तो जैसे ही हिरण के लिए, तो पशु में हिरण तो केवल एक मतलब एक पशु है वो, तो जैसे ही केवल एक पशु के लिए वो प्रयोग होने लग गया, तो हमने उसे कहा कि ये इसके अर्थ में संकोच या अर्थ में गिरावट या अर्थ में आकर्षण हुआ है। तो इसी प्रक्रिया को हम अर्थापकर्ष की प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है जलज। आवाज क्लियर है? अब तो आवाज सही जा रही होगी। क्लियर है सर। ठीक है, वो क्लियर ही होगी। वो दरअसल कुछ इधर वो सफाई करने लग सर गए एक थे, तो बार इस वजह से। क्या? एक बार बताओ। आपने बताइए भी मनीषा। बताया ना पर्यायवाची बताया था शेर, उसके बाद आप बता रहे थे कि बाद में हिरण के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद आपने जो बताया एक बार दोबारा बताइए। ठीक है, मैं ये समझा रहा था आपको कि मृग शब्द पहले पशु के लिए चला करता था। तो कैसे पशु के लिए चला करता था? तो उसके उदाहरण ये थे कि मृगराज शब्द जो है वो पशुओं के राजा के लिए चला करता था, शेर के लिए। लेकिन बाद में मृग शब्द का अर्थापकर्ष हुआ, उसके उसका अर्थ फिर केवल और केवल हिरण के लिए प्रयोग होने लग गया। वो सब पशु के लिए, अब मृग शब्द को आप पशु के लिए प्रयोग नहीं करते, केवल हिरण के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहले तो पशु के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब वो पशुओं में केवल एक पशु के लिए प्रयोग होने लग गया, तो उसके अर्थ के प्रयोग में अब कमी आ गई या वो सीमितता आ गई। इसीलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्थापकर्ष की प्रक्रिया। ठीक है बच्चे? अनिशा, समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही बच्चे एक शब्द है, आप इन सब उदाहरणों को आप लिख लीजिएगा अपने उसमें। ऐसे ही एक शब्द है बच्चे जलज। जलज शब्द का मतलब ये था कि जो जल, इसमें मूल शब्द है वो जल है, रूट वर्ड जिसका अपना अर्थ है। और ज का, ज यहाँ पे प्रत्यय है। प्रत्यय ज का मतलब होता है पैदा होना। हाँ हाँ, ये लगभग साफ ही है। ठीक है, ये आप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा। हाँ? अच्छा ठीक है, मारता। तो जल शब्द है। जलज का मतलब होता है जल में पैदा होने वाला। अब जल में पैदा होने वाली, तो बहुत मतलब जल में तो कई चीजें पैदा होती हैं। अब जल में अगर आप देखिए तो जल में सिंघाड़ा भी पैदा होता है ना? जल में आप देखिए तो यस कई तरह की जलकुंभी पैदा होती है।
अन्य तरह के भी कई तरह की मतलब घास है, इस तरह की चीजें हैं जो जल के भीतर भी होती हैं। तो वो तो सब कुछ, अगर जलज कहें तो जलज, तो फिर मछली भी जलज हो जाएगी। जल में तो मछली भी पैदा होती है, नहीं? बताइए। लेकिन यस जलज शब्द आज किसके लिए रूढ़ है? आज वो केवल और केवल कमल के लिए रूढ़ है। केवल और केवल कमल का अर्थ देता है वो, बाकी अन्य चीजों का अर्थ नहीं देता वो। सिंघाड़े के लिए नहीं प्रयोग हो सकता, जलकुंभी के लिए नहीं प्रयोग हो सकता, अन्य जल में जितने भी उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाली चीजें, उनके लिए आप उसको प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। वो आज रूढ़ हो गया है केवल और केवल कमल के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? इसको कहा जाएगा कि ऐसी स्थिति में ये शब्द जो है, ये अर्थापकर्ष हुआ है इसका, यानी इसके अर्थ में गिरावट आई है। ये अर्थ संकोच की स्थिति है, अर्थ परिवर्तन हुआ है। अर्थ परिवर्तन के साथ साथ ये किस प्रकार का अर्थ परिवर्तन है? तो ये अर्थापकर्ष या अर्थ संकोच के प्रकार का परिवर्तन है। क्लियर है बच्चे ये बात? जी सर। ये बिल्कुल, अगर इसको संज्ञा में, जैसे हमने अभी बात की थी कि हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक जब बना देते हैं, कि जब एक ही नाम कई लोगों के लिए प्रयोग होने लग जाता है, एक ही नाम जब उपाधि बन जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है कि उस शब्द का भी अर्थ विस्तार हो जाता है। इसी के जस्ट अगर उल्टी बात अगर हम कहें कि जब किसी एक कोई भी एक उपाधि जो कि किसी को भी दी जा सकती थी, और जब वो उपाधि केवल किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए, जैसे भारतेंदु शब्द है, ठीक है? तो भारतेंदु शब्द में भारत का इंदु है ना, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में भारत का इंदु, भारत का इंदु का मतलब हो गया जो भारत का नाम रोशन करने वाला है। वो कोई भी भारतेंदु हो सकता है। वो वैदिक काल से लेकर के आज तक जिन भी लोगों ने भारतवर्ष के नाम को आगे बढ़ाया है, वो कोई भी भारतेंदु हो सकता है। लेकिन नहीं, वो उपाधि केवल और केवल हरिश्चंद्र के लिए रूढ़ हो गई है, और उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। हाँ या ना? बताओ बच्चा। यस सर। जी समझ सर। गए? तो अब जो उपाधि किसी के लिए प्रयोग हो सकती थी, आज जब वो केवल और केवल कुछ लोगों के लिए प्रयोग हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अर्थापकर्ष। ठीक है? कि अर्थ में गिरावट आ गई। जितना विस्तार था पहले, अब वो उतना ही सीमित हो गया है। आगे बात करें। सर तीसरा कोई तीसरा बच्चे, जो अर्थ परिवर्तन की दिशा में जो तीसरा सबसे प्रमुख कारण माना गया है, तीसरी प्रमुख दिशा मानी गई है, उसका नाम है अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। अर्थादेश शब्द का मतलब है कि जब भाव के मिलते जुलते होने के कारण, भाव साहचर्यता के कारण, जब कभी कभी अर्थ में इस तरह का परिवर्तन हो जाए कि जो उसका प्रधान अर्थ था, उसकी जगह उसका गौण अर्थ प्रचलित हो जाए। दिव्या कुछ कह रही हैं आप? आपने हैंड रेज किया है दिव्या? नो, तो पहले का है, वो ऐसे शो होगा क्या? सर। वो पहले हैंड रेस किया था जब आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा, तो अब उसको हैंड डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो हाँ, मैं क्या बता रहा था? तीन तीन दिशाएं हैं बच्चे। सबसे पहली दिशा जिसको कि हमने नाम दिया था, मतलब सॉरी, जिसको कि हमने पढ़ा था, वो था अर्थ विस्तार। दूसरा था अर्थ संकोच। तीसरा है अर्थादेश। समझ पा रहे हैं? तीनों के नाम स्पष्ट हुए? जी सर। ठीक। अर्थ विस्तार का ये मतलब था कि जहां पर पहले शब्द का अर्थ सीमित संबंधों में चला कर, सीमित चीजों के लिए चला करता था, वो आज बहुत व्यापक चीजों के लिए चलने लग गया है, जैसे तेल वाला उदाहरण था। दूसरा,
जिसको हम अर्थ संकोच कहते हैं। पहले वो विस्तृत, बिल्कुल अर्थ संकोच जो है अर्थ विस्तार का विपरीत है, कि पहले वो शब्द ज्यादा व्यापक संबंधों में चला, ज्यादा व्यापक संदर्भों में चला करता था, ज्यादा व्यापक क्षेत्र में चला करता था, लेकिन आज वो सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग हो गया। समझ पा रहे हैं? जी सर। आज वो सीमित क्षेत्रों में जो है वो प्रयोग होने लग गया है। अब ऐसे में ध्यान से सुना जाए बात को, ऐसे कई सारे उदाहरण, जैसे आपको मृग वाला उदाहरण दिया था कि पहले वो शब्द पशु के लिए चलता था, आज वो हिरण के लिए चलने लग गया है। ठीक है। तीसरा है इसमें अर्थ परिवर्तन का प्रकार, जिसको हम कहते हैं अर्थादेश, ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। तो ये ट्रांसफरेंस क्या है? ट्रांसफरेंस का ये है कि एक शब्द के दो अर्थ थे पहले, एक उसका प्रधान अर्थ था, दूसरा उसका गौण अर्थ था, सेकेंडरी अर्थ था, लेकिन दोनों के लगभग लगभग भाव मिलते रहने के कारण ही स्थिति ये हो गई कि भाव साहचर्यता, भाव मिलते जुलते होने के कारण समय बदला, तो ये स्थिति हो गई कि जो गौण अर्थ था वही प्रधान हो गया। आज लोग गौण अर्थ की ही चर्चा सबसे ज्यादा करते हैं, प्रधान अर्थ की चर्चा कम हो गई है। इस कारण से अर्थ में परिवर्तन आ गया है। पहले ये समझ पाए आप? यस सर। ठीक। लेकिन कुछ इसके जो बहुत अच्छे उदाहरण हैं, बड़े प्रचलित हैं, वो जान करके भी आपको कई बार, मतलब जैसे एक शब्द है इसमें असुर। असुर शब्द जो है वो ऋग्वेद में इसका प्रयोग लिखा हुआ है, चूंकि किताब में ये लिखित है कि कुछ संबंधों में या कुछ संदर्भों में ये देवताओं के लिए भी किया गया है। असुर शब्द का प्रयोग जो देवता नहीं है उनके लिए भी ये शब्द प्रयोग चलता था। असुर जो देवता नहीं है, जो देवताओं से इतर है, लेकिन उसका मतलब राक्षस नहीं था। बाद में असुर शब्द को ये मान लिया गया कि वो राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। शुरुआती दौर में वो देव और देवताओं से इतर दोनों के लिए चला करता था, बाद में वो जो देवताओं से इतर को मान लिया गया कि वो राक्षसों के लिए प्रयोग होने लग गया है, तो वो वाला जो सेकेंडरी अर्थ था उसे प्रधान मान लिया गया। ऐसे ही एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है वर। वर शब्द का पहले जो प्रधान अर्थ हुआ करता था बच्चे, वो अर्थ था श्रेष्ठ, उत्तम, ये मुख्य अर्थ था। सेकेंडरी अर्थ था दूल्हा। लेकिन आज देख लीजिए, आज अगर आप वर कहते हैं तो वर शब्द से जो चीज सबसे पहले लोगों के दिमाग में आती है वो दूल्हा ही आता है। हाँ या ना? श्रेष्ठ नहीं आता जल्दी। यस सर। ठीक। जबकि था ये पहले क्या कि वर शब्द श्रेष्ठ के लिए प्रयोग होता था, दूल्हा चूंकि भाई जो तमाम लोग जा रहे हैं उसमें सबसे प्रधान भाई विवाह का कारण वही होता था, तो उसको प्रधान मान लिया जाता था, तो उसके लिए सेकेंडरी तौर पर प्रयोग होने वाला शब्द वर था। लेकिन आज ये हो गया है कि वही जो सेकेंडरी अर्थ पहले चल रहा था उसी को आज लोगों ने प्राइमरी मान लिया है। जैसे एक शब्द है नीलोत्पल। नीलोत्पल शब्द जो है वो नीले कमल के लिए प्रयोग होता था। बाद में लोगों ने नील कमल के लिए नीलोत्पल, नील कमल शब्द तो अलग से प्रचलन में रहा, नीलोत्पल लोगों ने नीली आंखों के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिया। और कई सारे कवियों ने बाद में उसको जो है नीली आंखों के ही संबंध में प्रयोग किया। प्रसाद ने प्रयोग किया है कि नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। तो वो नीलोत्पल शब्द जो कमल के लिए कभी बहुत प्रधान अर्थ में प्रयोग होता था, बाद में वो नीली आंखों के लिए प्रयोग होने लग गया। तो इस तरह के कई ऐसे शब्द हैं जो पहले कई अलग अर्थों में, उनका प्रधान अर्थ पहले अलग हुआ करता था, गौण अर्थ बहुत कम प्रचलित था, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ
उनके उन शब्दों में भावों के साहचर्यता के कारण जो गौण अर्थ था अब वो प्रधान हो गया है, और जो प्रधान अर्थ था वो गौण हो गया है। अर्थ परिवर्तन का यही प्रकार अर्थादेश कहलाता है। क्या समझ गए आप? जी सर। तो भाई अब ये इस तरह के जो उदाहरण हैं वो कंप्लीट हुए। उदाहरणों के साथ ये वाली टॉपिक भी कंप्लीट हुई, जैसे कि हमने अर्थ परिवर्तन की दिशा के रूप में पढ़ा। अब बच्चे अगर आपको आता है कि अर्थ परिवर्तन की दिशा की सविस्तार चर्चा करें तो आप कैसे बात करेंगे इसकी? आप सबसे पहले अर्थ के बारे में बात करेंगे, आप बात करेंगे इसमें अर्थ से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं दी गई उसकी बात आप करेंगे। फिर इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि शब्द और अर्थ का संबंध क्या है। फिर आप थोड़ी सी चर्चा अर्थ परिवर्तन के कारण कर देंगे कि किन कारणों के से पहले नहीं, आप उससे पहले चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन किसे कहते हैं, फिर अर्थ परिवर्तन के कारण क्या है, फिर अर्थ परिवर्तन के प्रकार क्या है। दिमाग में बैठ गया किस तरह से सर आंसर एक की बार फॉर्मेटिंग दोबारा करनी बता है? दीजिए, ये दोबारा सबसे पॉइंट्स बता सब, दीजिए कैसे बताना है आंसर। सबसे पहले अर्थ के बारे में, अर्थ से तात्पर्य, ठीक, अर्थ से संबंधित परिभाषाएं, शब्द और अर्थ का संबंध, फिर अर्थ परिवर्तन से तात्पर्य, फिर अर्थ परिवर्तन के कारण, फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार। स्पष्ट हुआ? फिर निष्कर्ष। जी बताया जाए। यस यस क्या सर। ये सभी लोगों को क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर। हाँ जी सर। यस सर। यस जी सर क्लियर है। ठीक। इस तरह से जो अर्थ विज्ञान वाला, हाँ अनुप्रिया बताइए क्या कह रही है अनुप्रिया? सर जो इकाई 4 है उसमें वाक्य रचना के आधार, वाक्य के प्रकार और वाक्य के निकटतम बच्चे अवयव। वो बस अब आते हैं उसी पे ही अब आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अर्थ विज्ञान वाला मामला पूरा हुआ। ठीक है, अब जी बात करते सर, हैं जी सर। वाक्य विज्ञान की। बताओ बच्चे। सर अमूर्तीकरण और मूर्तीकरण क्या है सर? मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण, मूर्तिकरण बच्चे दरअसल वो बिंब निर्माण से संबंधित मामला है कि जैसे ही किसी चीज के बारे में बोला गया, ठीक है, उसने आपके दिमाग में कोई इमेज क्रिएट कर दी। जैसे मैं शब्द बोलूं बोतल, जैसे मैं शब्द बोलूं घड़ा। हाँ क्लास चल रही, हाँ बताइए बताइए, ऐसे बोलिए, कोई बात नहीं। मैडम कर देंगे नीचे जो ब्लाइंड की सीट पे। अच्छा अच्छा ब्लाइंड हाँ तो लेते आइएगा, या तो मैं यही कर दूं तो मैम से। अच्छा मैम ठीक ठीक। हाँ बच्चे, तो मूर्तिकरण से मतलब ये है कि जैसे आपने कोई शब्द बोला, उससे जो उत्पन्न होने वाला जो अर्थ था, अगर उसमें इमेज क्रिएट करने की क्षमता है, बिंब निर्माण की क्षमता है, ठीक है, तो उसे हम मूर्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, बोतल बोलिए, घड़ा बोलिए, मोर बोलिए, गाय बोलिए, बैल बोलिए, भैंस बोलिए, ये सारे के सारे शब्द, हाथी बोलिए, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं। हाँ या ना? जी सर। ठीक निशांत? यस सर। तो जब जब ये इमेज क्रिएट करेंगे तो ये मूर्तिकरण की प्रक्रिया। लेकिन कई सारे ऐसे शब्द हैं बच्चे जिनका संबंध किसी भी प्रकार के, ना तो व्यक्ति से है, ना तो वस्तु से है, ना तो स्थान से है, क्योंकि इमेज क्रिएट करने में यही चीजें आएंगी, चाहे वो व्यक्ति होगा, चाहे वस्तु होगा, चाहे स्थान होगा। लेकिन एक चौथे तरह के भी शब्द होते हैं जिनको भाव कहते हैं। भावों से कोई इमेज क्रिएट नहीं होती बच्चे। आप प्यार शब्द बोलिए, आप क्रोध शब्द बोलिए, आप बचपन शब्द बोलिए, आप ईमानदारी शब्द बोलिए, आप बहादुरी शब्द बोलिए, आप कायरता शब्द बोलिए, क्या इनसे कोई इमेज क्रिएट होती है? नहीं, इनसे आपके भीतर भाव जगते हैं। समझ गए आप? जी सर। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं वो अमूर्तीकरण के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर क्लियर है। ठीक, चलते हैं वाक्य विज्ञान की तरफ। बढ़ा जाए?
कोई प्रश्न अब तक, और जैसे रिशांत ने पूछा था ये वाला, और कोई प्रश्न किसी के दिमाग में अर्थ विज्ञान से रिलेटेड हो जो स्पष्ट ना हुआ हो तो पूछ सकता है। स्पष्ट है, ठीक है। सर हाँ एक प्रश्न है हाँ बताओ सर। साक्षी। अभी आपने एक कमल बताया था नीलोत्पल का, जिसमें इसके अर्थ है नीला कमल और नीली आंखें। तो कौन सा गौण अर्थ है, कौन सा प्रधान है? इसमें ये ऑनलाइन क्लास चली सर बेटे। इसमें मैं सर 4:30 बजे में फ्री जाऊंगा। तो इसमें नीलोत्पल का जो प्रधान अर्थ है बच्चे वो नील कमल है, ठीक है। प्रधान उत्पल, उत्पल जो शब्द है बच्चे वो कमल के अर्थ के संबंध में प्रयोग होता है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची है बच्चे उत्पल, है ना। तो हाँ जी सर। ठीक, अब नील उत्पल, नीलोत्पल वो तो बीच में जो है उसमें गुण स्वर संधि हो जाती है, नील का अ और उत्पल का वो मिल करके ओ हो जाता है, तो उसको कहते हैं नीलोत्पल। वैसे ही जैसे नव और उदय मिलकर के नवोदय हो जाता है। तो नीलोत्पल का मतलब नीला उत्पल, यानी जो नीली नीला कमल है। लेकिन लोगों ने कमल की पंखुड़ियों को जो है आंखों के पलकों से मिला करके जोड़ दिया, और उसके लिए भी शब्द लोग प्रयोग करने लग गए उत्पल। अब वहां पर वो शब्द फिर बाद में प्रयोग होने लग गया नीली आंख के तौर पर, और कई सारे कवियों ने प्रतीक, प्रतिमान, बिंब के रूप में, उपमानों के रूप में उसका प्रयोग किया है, ठीक है। काव्य जगत में प्रायः नीलोत्पल शब्द जो है वो नीली आंख के लिए प्रतीकात्मक तौर पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना बच्चे, एक विभाग से फोन। हाँ कौन जी बताइए। हाँ बच्चों मेरी आवाज जा रही है। जी सर। जी सर। ठीक है, देखिए अब हम एक चौथी मतलब इकाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा जिसको वाक्य विज्ञान कहते हैं उसको शुरू करते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो बच्चे, जब भी वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आप चर्चा करते हैं तो सबसे मेजर कुछ बातों के बारे में जिसमें इसमें बात होती है। एक तो कि वाक्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है, पहला। दूसरा, वाक्य से क्या तात्पर्य है, वाक्य के बारे में लोगों के अपनी क्या परिभाषाएं हैं। मतलब ये आप इसको नोट डाउन करते चलना, क्योंकि जब भी आप आंसर की फॉर्मेटिंग करोगे तो इस तौर पर करोगे कि सबसे पहले वाक्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है, दूसरा कि वाक्य से क्या तात्पर्य है, वाक्य के बारे में लोगों की परिभाषाएं क्या हैं, फिर वाक्य के तौर पर 2-3 चीजें कि परिभाषा के बाद फिर वाक्य के तत्व क्या हैं, फिर उसके बाद वाक्य की योग्यताएं क्या हैं, फिर उसके बाद बाकी के भेद क्या है। और इस तरह से ये टॉपिक फिर आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है बच्चे, ठीक है। शुरू करूं मैं चर्चा, समझ सर लिया क्या वाक्य क्या। के तत्वों के बाद क्या बोला? वाक्य के तत्वों के बाद क्या बोला? हाँ, वाक्य की योग्यता। वाक्य की योग्यता का मतलब कि क्या, किस शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। क्या हर शब्दों का समूह वाक्य ही हो जाएगा, या उसको वाक्य की योग्यता होने के लिए उसमें कुछ और बातें होनी चाहिए।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? भाई वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को ही तो कहते हैं, लेकिन क्या हर शब्दों का समूह वाक्य हो जाएगा? तो उत्तर है कि नहीं। वही शब्द का समूह वाक्य कहलाएगा जिसके अंदर वो योग्यता होगी, वाक्य की योग्यता जिसमें होगी। अब वो क्या है वाक्य की योग्यता, किस पैरामीटर पर, किस मानक पर उसको निर्धारित किया गया, कुल 5 तत्व हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। शुरू करें आगे, ठीक? तो क्या क्या चर्चा ठीक है। करेंगे? वाक्य विज्ञान, वाक्य से तात्पर्य, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्व यानी अंग, वाक्य के आपकी वाक्य की योग्यता और वाक्य के भेद। शुरू करते हैं। सबसे पहला कि वाक्य विज्ञान से क्या, वाक्य विज्ञान मीन्स का, वाक्य विज्ञान तो का आपने मतलब बच्चे सीधा है क्या? बताओ बच्चे। आपने वाक्य विज्ञान से तात्पर्य और वाक्य के विज्ञान से तात्पर्य में क्या अंतर है? अरे नहीं बच्चे, वाक्य विज्ञान से तात्पर्य और वाक्य से तात्पर्य ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। जी सर। हाँ, वाक्य विज्ञान से तात्पर्य और वाक्य से, वाक्य विज्ञान का मतलब पहले, चूंकि जो मूल टॉपिक का शब्द है वो वाक्य विज्ञान है। वाक्य विज्ञान का मतलब होता है बच्चे वाक्य से संबंधित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और चरणबद्ध अध्ययन। क्या आएगा उसमें? तो उसमें बच्चे यही बातें आएंगी जो लिखा गया है कि वाक्य विज्ञान का सीधा सा मतलब यह है कि वाक्य संबंधित सुव्यवस्थित और चरणबद्ध अध्ययन, जिसके अंतर्गत वाक्य की निर्माण, वाक्य की संरचना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व, वाक्य की योग्यता, वाक्य की जो है भेद इत्यादि पक्षों की चर्चा करते हैं। इसी को हम कहते हैं वाक्य विज्ञान। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जो प्रचलित शब्द है उसको कहते हैं सिंटैक्स, ठीक? लेकिन जब आप भाषा विज्ञान में बच्चे वाक्य विज्ञान को पढ़ते हैं, भोलानाथ तिवारी की किताब में या फिर कपिल देव द्विवेदी की किताब में या फिर आचार्य देवेंद्र शर्मा की किताब में, तो उन्होंने कहा है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत केवल यही बात नहीं जाननी कि भाषा विज्ञान मीन्स क्या, ये जानना है कि भाषा विज्ञान के क्षेत्र भी कौन कौन से हैं। तो वाक्य विज्ञान का मतलब हम लोगों ने सीधा समझ लिया कि वाक्य विज्ञान से तात्पर्य वाक्य संबंधित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन से है, जिसके अंतर्गत कि हम वाक्य की संरचना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के निकटतम अवयव या वाक्य के अंग, वाक्य की योग्यता, वाक्य के भेद इत्यादि पक्षों का अध्ययन करते हैं। अब यह है कि इसके क्षेत्र क्या हैं, तो ध्यान से समझ लेना बच्चे। ये रूप विज्ञान से लेकर के वाक्य विज्ञान तक बिल्कुल सेट पैटर्न है इसका। चाहे भोलानाथ जी की किताब आप पढ़ें, चाहे कपिल देव जी की किताब आप पढ़ें, चाहे आप इसमें देवेंद्र जी की किताब पढ़ें, सब में आपको एक ही बात कॉमन दिखेगी। वो बात कॉमन ये दिखेगी कि वाक्य विज्ञान के 3 क्षेत्र हैं। एक वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, दूसरा ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान और तीसरा तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। अब ये बात कहाँ से चली आ रही है? ये बात बिल्कुल चली आ रही है रूप विज्ञान से ही। रूप विज्ञान से क्या, ये बात स्वनिम से ही चली आ रही है कि स्वनिम विज्ञान के भी 3 क्षेत्र हैं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। रूप विज्ञान के भी 3 क्षेत्र हैं, वो भी है वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। अर्थ विज्ञान के भी 3 क्षेत्र ही वही है, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। और वाक्य विज्ञान के भी यही 3 क्षेत्र हैं। तो क्यों सबके यही 3 हैं? उसका कारण ये है बच्चे कि भाषा विज्ञान में हर एक इकाई एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। वाक्य को तोड़ेंगे तो आपको शब्द प्राप्त होगा, शब्द को तोड़े मतलब पद प्राप्त होगा, पद को तोड़ेंगे तो वो शब्द ही है, शब्द को तोड़ेंगे तो आपको वर्ण प्राप्त होंगे। या एक तरह से कहें कि वाक्य से रूप, रूप से स्वन या स्वनिम। तो जब हर इकाई एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है, उसी का समूह ही उसकी बड़ी इकाई है, तो जाहिर सी बात है कि एक इकाई में जो लक्षण होगा, अरे भाई जो चीनी का गुण होगा, वो जो चीनी से जो कुछ बनेगा उसमें चला जाएगा। कुछ भी चीनी से बनाइएगा उसमें मिठास आ ही जाएगी। तो जब स्वनिम से ही रूप बना है, तो जो स्वनिम के विशेष क्षेत्र हैं वो सीधे सीधे रूप में रिफ्लेक्ट होंगे। जब रूप से वाक्य बन रहा है पद से के रूप, पद के तौर पर, तो वहां पर भी जो रूप के अपने पद होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे आगे चल करके वाक्य में। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए चाहे वो स्वनिम विज्ञान हो, चाहे वो रूप विज्ञान हो, चाहे वो अर्थ विज्ञान हो, चाहे वाक्य विज्ञान हो, उसके सभी के सभी क्षेत्र जो है वो वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक ही होंगे। ठीक? वर्णनात्मक का मतलब होता है जहां पर कि किसी भाषा के एक ही समय में उसका अध्ययन किया जाए। यानी हिंदी जब से
विकसित हुई है, अगर उसके एक विशेष कालखंड को लेकर के किसी तत्व को का अध्ययन करते हैं तो उसको कहेंगे कि ये वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की बात हो रही है। यानी अगर 1800 से लेकर के अगर हम 2000 के बीच के अगर स्वनों की चर्चा करें तो कहा जाएगा कि ये वर्णनात्मक स्वन विज्ञान है। उस समय के रूप या शब्द की चर्चा की जाए तो कहा जाएगा कि ये वर्णनात्मक रूप विज्ञान है। अगर उस समय के शब्दों में आने वाले अर्थों के बारे में चर्चा की जाए तो ये कहा जाएगा कि वर्णनात्मक अर्थ विज्ञान है। अगर उस समय में वाक्य की रचना, वाक्य की संरचना, वाक्य के भेदों पर बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि ये वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान है। समझ में आया? जी जी सर। जी सर। अब बस सीधे उसको हम अगर हम ऐतिहासिक कहेंगे तो ऐतिहासिक का मतलब कि उसके पूर्ववर्ती भाषिक चरणों में उसकी स्थिति क्या रही है। यानी संस्कृत से लेकर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर के हिंदी तक स्वनों की क्या स्थिति रही है उसका अध्ययन कहेगा वर्णनात्मक स्वन विज्ञान। वही संस्कृत से लेकर के हिंदी तक अलग अलग चरणों में रूप की क्या स्थिति रही है वो कहलाएगा ऐतिहासिक रूप विज्ञान। वही संस्कृत से लेकर के हिंदी तक अर्थ की क्या स्थिति रही वो कहलाएगा ऐतिहासिक अर्थ विज्ञान। वही संस्कृत से लेकर के हिंदी की क्या अलग अलग स्थिति रही है, उनके रचना के स्तर पर क्या अंतर देखने को मिलता है, पर क्या है, योग्यता के स्तर पर क्या है, तो उसका अध्ययन कहलाएगा बच्चों आपके ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान। और जब कोई दो भाषा आप ले लें कि अंग्रेजी से हिंदी के वाक्य विज्ञान की जब आप तुलना करें या फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, दो या दो से अधिक भाषाओं के जब आप वाक्य विज्ञान की तुलना करेंगे तो कहलाएगा तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। तो ये सारी की सारी बातें वाक्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है, वाक्य विज्ञान के क्या क्षेत्र हैं, इससे संबंधित थी। क्या ये बात समझ में आई आपकी? जी सर। इस बार बच्चे मेरी क्लास चल रही है अभी, so प्लीज अभी बिल्कुल बात नहीं हो सकती। तो हाँ, समझ पाए आप? सर एक बार तुलनात्मक वाक्य विज्ञान के बारे में दोबारा बता दीजिए। अच्छा ठीक है। तुलनात्मक का मतलब होता है बच्चे तुलना करना। तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं दो भाषाओं की तुलना को। जब आप दो भाषाओं की तुलना कर दें कि दो भाषाओं में दोनों के वर्ण कैसे हैं, दोनों के शब्द कैसे हैं, दोनों के वाक्य कैसे हैं, और दो से अधिक भी हो सकता है। दो से मतलब आप तीन भाषाओं की आपस में तुलना कर दें वर्ण शब्द वाक्य की, या चार भाषाओं की आपस में वर्ण शब्द वाक्य की तुलना कर दें, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। अब अगर आप उसको कहते हैं तुलनात्मक वाक्य विज्ञान तो इसका मतलब है कि दो भाषाओं के वाक्यों की व्यवस्था, दो या दो से अधिक भाषाओं की, कि अंग्रेजी में वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य के तत्व क्या होते हैं। भाई वहां पर भी तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं ना, यहाँ पर भी उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब मान लीजिए कोई और एक नया निकल के आ जाता तो फिर आप तुलना करते तो कहते कि अंग्रेजी में नहीं है, ये हिंदी में प्रचलित है वाक्य में। तो जब आप दो भाषाओं में वाक्य की व्यवस्था, वाक्य की संरचना, वाक्य के भेद, वाक्य के तत्व, वाक्य की योग्यता, जैसे इन तमाम बिंदुओं की चर्चा करते हैं दो या दो से अधिक भाषाओं के केंद्र में रख करके, तो इसको हम कहते हैं कि तुलनात्मक वाक्य विज्ञान है। क्या ये बात समझ में आई? सर एक बार जी सर। वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान बता दीजिए। कौन सा? वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान। वर्णनात्मक का मतलब होता है बच्चे किसी एक ही भाषा में, हिंदी में ही केवल उसको, उसके अलग अलग किसी भाषा से तुलना या उसके पूर्ववर्ती रूप में नहीं, केवल हिंदी में एक टाइम पीरियड में। कि मतलब मान लीजिए कि आप 200 सालों में देखना चाहते हैं कि हिंदी के वाक्य व्यवस्था कैसी रही है, कि शुरुआती दौर में 1800 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना तब से लेकर के आज तक क्या हिंदी की वाक्य व्यवस्था एक ही जैसी है। अगर आपको उसमें कोई बदलाव समझ में आता है, चाहे वो तत्व के स्तर पर, चाहे वो योग्यता के स्तर पर, चाहे वो भेद के स्तर पर, तो उसका अध्ययन कहलाएगा वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव सिंटैक्स, वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान। ठीक है? यस सर। हाँ भाई, शुरू करें अब आगे कि वाक्य के बारे में लोगों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं।
ठीक, देखो वाक्य विज्ञान से समझ गए अब हम। वाक्य विज्ञान की बात आती है, बात की वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य बच्चे, वाक्य की जो परिभाषा है अगर आप देखें तो वाक्य की परिभाषा ये कहती है कि वाक्य शब्दों का वो समूह है जिसका कि अपना सार्थक अर्थ हो। आ रही बात समझ में? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि अपना सार्थक अर्थ हो। यानी एक तो कि शब्दों को आप इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं कि उससे कोई सार्थक सार्थक प्रकार का भाव, सार्थक प्रकार का विचार प्राप्त हो रहा है। कई शब्द हैं और वो मिल करके एक सार्थक तरह के भाव को, एक सार्थक तरह के विचार को प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। या कुछ जो विद्वानों ने कहा है कि वाक्य मूलतः भाषा की वह सबसे बड़ी इकाई है जिसमें शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि कही गई बात पूरी हो जाए। समझ रहे हैं बात को? कि अगर आपने कई शब्दों का प्रयोग किया लेकिन बात अधूरी रह गई तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जो है कि आज शाम को मुझे, बस कह के मैं चुप हो जाऊं, तो इसमें एक से अधिक शब्द प्रयोग हुए कि नहीं, ये बताओ? जी आया सर। ना? लेकिन क्या ये वाक्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बात कही गई वो बात पूरी हुई ही नहीं। समझ पा रहे हैं बच्चे इस बात को? ये बात जो पूरी, तो सार्थक शब्दों का समूह केवल वाक्य नहीं कहलाता। सार्थक शब्दों का वह समूह जो कि कही गई बात को पूरा कर दे, उस प्रकार के भाषा की सबसे बड़ी इकाई को आप वाक्य कहते हैं। बात क्लियर है? वाक्य से क्या तात्पर्य है? ठीक है। हाँ, समझ में आया आप लोगों के? जी सर। यस सर। आ गया। अब यस देखो सर। बच्चे, अब आप देख सकते हो इसमें बताते हुए कि इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वाक्य के मतलब स्वरूप में कि एक तो कि उसे शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शब्दों के समूह की एक ठीक ठीक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस क्रम में जो शब्द आना हो उसी क्रम में आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन शब्दों का समूह कही हुई बात को पूरा करने की शक्ति रखता हो, कही गई बात को पूरा करने की क्षमता रखता हो, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या? जी सर एक बार और बता दो। मैंने यही कहा कि जब आप वाक्य के स्वरूप को बता लेंगे कि जो बात मैंने ऊपर बताई, तो आप नीचे एक कंक्लूजन के लाइन के तौर पर लिख देंगे कि इस रूप में ये बात समझी जा सकती है कि वाक्य हम उसी भाषा की बड़ी इकाई को कहेंगे जिसमें कि न केवल शब्दों का समूह प्रयोग किया गया हो बल्कि वो अपने सही क्रम में प्रयोग किया गया हो। तीसरी बात यह है कि वो अपनी कही गई बात को पूरा करने की क्षमता रखता हो, कही गई बात को पूरा करने की शक्ति रखता हो। तो इस प्रकार के सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। ठीक है बच्चे? शुरू करें अब आगे की बात। दो बिंदु हमने डिस्कस कर लिए, एक वाक्य विज्ञान से तात्पर्य, दूसरा बिंदु हमने डिस्कस किया था वाक्य तात्पर्य। अब आएगा कि वाक्य को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। अब आपको ये परिभाषाएं भोलानाथ तिवारी की भी किताब में मिल सकती हैं, ये परिभाषाएं आपको कपिल देव द्विवेदी की भी किताब में मिल जाएगी। और क्या है वो? सबसे पहले भर्तृहरि ने, भर्तृहरि विद्वानों परिभाषा में बच्चे हमेशा विद्वानों की मत लिखते हैं, तो भर्तृहरि क्या कहते हैं? भर्तृहरि का ये कहना है कि पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णे स्वम वयवा न च वाक्यात् पदानाम अंत्यम प्रविवेके न कश्चन। आपको ये लिखा हुआ कपिल देव द्विवेदी की किताब में एज इट इज मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि पदे न वर्णा विद्यन्ते, अर्थात कि भाषा की न्यूनतम, ध्यान से सुनना, भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य ही है। जिस प्रकार वर्णों के
वर्णों में अवयव नहीं होते, उसी प्रकार पदों में भी वर्ण या वाक्य में पद नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य की ही सत्ता वास्तविक है। उनका ये कहना है, ध्यान से सुना जाए। उनका कहना है कि सही में सच, मतलब सही मायने में जो भाषा का सबसे सार्थक अंश है, सार्थक का मतलब जिससे पूरी समझ स्पष्ट बन सकती हो, वो वाक्य है। क्यों? क्योंकि वर्णों के तो अपने अर्थ होते नहीं, वर्णों के मिलने के बाद जो शब्द बनते हैं उनके अर्थ तो होते हैं, लेकिन उनसे कोई समझ नहीं बनती। शब्दों के केवल अर्थ होते हैं, शब्दों से कोई बात नहीं बनती। हाँ या ना बताओ? अरे भाई, शब्द से कौन सी बात बनेगी? वो तो शब्दों के मेल से बनेगी ना। हाँ या ना? यस सर, यस सर। समझ जी सर। समझ समझ केवल शब्द से तो नहीं बनेगी ना, शब्दों के संयोग से बनेगी। कि एक साथ जब कई शब्द जुड़ेंगे, जब वो एक बात पूरी कर रहे होंगे, तभी वो समझ को स्पष्ट कर सकेगा। समझ गए आप इस बात को? जी। हाँ भाई, बताया जाए कि जो उनका एक है, भाषा जो सार्थक अंश है वो वाक्य है, क्योंकि वाक्य से ही बात पूरी होती है, वाक्य से ही समझ स्पष्ट होती है। ठीक है, कंप्लीट हुई बात। इसमें पतंजलि, भर्तृहरि ने शतक भी लिखे हैं कई। भर्तृहरि का वाक्य पदीयम बड़ा प्रसिद्ध है, वो वाक्य पर ही आधारित है, वाक्य की ही बड़ी, मतलब एक तरह से कहिए कि वाक्य विज्ञान की सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब है। अगला है पतंजलि। पतंजलि कहते हैं कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्दों का समूह वाक्य है। पूर्ण अर्थ, पूरी बात का, प्रतीति का मतलब पता बताने वाले, समझ कराने वाले, तो वही बात जो भी हम बात कर रहे थे, वही बात इससे भी निकल के आ रही है। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है, क्योंकि उसमें उच्चारण व सार्थकता दोनों का योग होता है। भाषा की पूर्ण इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, लेकिन पूर्ण का मतलब जो बात को पूरी कर दे। किस स्तर पर? उच्चारण के भी स्तर पर और सार्थकता के भी स्तर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो जो पूर्ण सार्थक इकाई है, पूरी सार्थक इकाई, जिसमें कुछ इनकम्प्लीट ना हो। भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं कि वाक्य प्रायः ऐसे प्रत्येक सार्थक शब्दों का समूह है जो अपने भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होता है। ये भी बात वहीं पर है, ये भी मिला जुला करके वही कह रहे हैं कि ऐसे सार्थक शब्दों का समूह जो किसी भाव को, जो किसी विचार को पूरा व्यक्त कर दे। क्या भाई, समझ में आया या नहीं? सर जो सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं, सर ये किसकी परिभाषा है? क्या? सर कहाँ ये बच्चे? परिभाषा क्यों हो नहीं, रही है? लघुत्तम सार्थक इकाई कहाँ बोला मैंने? नहीं नहीं लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई। नहीं नहीं, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, लघुत्तम नहीं बच्चे। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई तो शब्द होती है, लेकिन पूर्ण सार्थक इकाई, जब पूर्ण की बात कही जाएगी तब वो वाक्य हो जाएगी। ठीक है, लघुत्तम नहीं, लघुत्तम तो शब्द हो जाएगा। ठीक है, भोलानाथ जी कह रहे हैं कि प्रत्येक सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में, मतलब जो बात आप कहना चाह रहे हो, जो जिसे आप अभिव्यक्त करना चाह रहे हो, वो बात पूरी जिससे कही जाए, वो वाक्य है। समझ पाए? आप आपके भाव को, आपके विचार को जो पूरी तरह से व्यक्त कर दे, वो वाक्य है। ठीक है, हाँ भाई। अगला नाम है इसमें आचार्य कपिल देव द्विवेदी का। कपिल देव द्विवेदी कह रहे हैं कि पूर्ण अर्थ बोधक सार्थक इकाई वाक्य, पूर्ण अर्थ बोधक, जिसमें पूरा अर्थ तो मिला के बच्चे सारे लोग बात वही कह रहे हैं। यह भाषण या विचारों का ही एक अंग है।
तो भाई विचारों को ही तो व्यक्त करते हैं वाक्य से, है ना। तो क्या ये यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको? ये बताइए। सर एक बार कपिल देव के बारे में दोबारा बता दीजिए। कपिल देव द्विवेदी ये कह रहे हैं कि पूर्ण अर्थ की बोधक, पूर्ण अर्थ जिसमें पूरा अर्थ कहा जा सके, जिसमें पूरे अर्थ को बताया जा सके, ठीक है। पूरे अर्थ के बोध कराने वाली जो इकाई है, सार्थक इकाई है, वो वाक्य है। ये भाषण या विचारों का ही एक अंग है। तो भाषण वाक्य में और क्या होता है? भाषण ही तो दिए जाते भाई। भाषण के सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसमें पूरी बात कही गई हो, वाक्य ही तो है। विचारों को व्यक्त करने के लिए सबसे छोटी वो इकाई जिसमें बात पूरी कही गई हो, वो वाक्य ही तो है। क्योंकि विचार तो फिर पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा या पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ में सबसे छोटा वो हिस्सा जिसमें पूरी बात हो गई हो, वाक्य ही तो कहलाएगा। बताया जाए। सब समझ में आया? पतंजलि के बाद आपने किसका बताया था? किसकी हाँ? बताई थी आपने? पतंजलि के बाद आपने किसकी परिभाषा दी थी? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की बच्चे। अब हमने 3 बिंदुओं की चर्चा कर ली। हमने चर्चा कर ली है वाक्य विज्ञान की, हमने चर्चा कर ली है वाक्य से तात्पर्य की, हमने चर्चा कर ली है वाक्य संबंधी परिभाषाओं की। अब हम चलते हैं कि वाक्य के तत्व या वाक्य के अंग क्या है, चौथी बात पर। बच्चे, वाक्य के 2 अंग माने गए हैं। वाक्य विज्ञान में, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये कहा गया है कि वाक्य के 2 तत्व होते हैं या वाक्य के 2 अंग हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा जिसे हम कहते हैं विधेय। उद्देश्य जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्जेक्ट, और विधेय जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है। अब क्या है ये उद्देश्य और विधेय, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। उद्देश्य से तात्पर्य है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। यही है परिभाषा कि उद्देश्य से तात्पर्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहें। जैसे अगर कह दिया जाए कि राहुल आम खाता है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? राहुल के बारे में। आया ना? बताइए। जी सर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे विद्यार्थी पढ़ने में हो, तो अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मेरे विद्यार्थी। आया ना? वहां पे बात हो रही थी राहुल के बारे में। दोनों एक तरह से कर्ता वाली स्थिति में ही है। आया ना बच्चे? बताओ। पूरा वाक्य था कि राहुल आम खाता है, या वाक्य था कि मेरे विद्यार्थी पढ़ने में होशियार हैं। तो इन दोनों में ही ये कह रहा है कि उद्देश्य वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे राहुल और मेरे विद्यार्थी, यानी वाक्य का ये हिस्सा उद्देश्य कहलाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? हाँ भाई जी सर। बताया जाए। अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? पढ़ाई होती है। अरे भाई, उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय, विद्यालय उद्देश्य की क्या उद्देश्य होगा। परिभाषा बताया? जिसके बारे में बात कही जा रही हो, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात कही जा रही है ना। हाँ वही तो, कि जैसे मैं क्या बता रहा हूँ कि वाक्य में 2 हिस्से होते हैं, इसीलिए बोर्ड जरूरी होता है बच्चे पढ़ाते हुए। मैं प्राय भाषा विज्ञान को प्राय बिना बोर्ड के नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ। बोर्ड पर जब हम पढ़ाते हैं तो चीजों को आप लिख कर बाकायदा उसको समझाते हैं, और उसका थोड़ा सा अलग प्रभाव क्या, उससे अलग तरह की स्पष्टता आती है। अब केवल आप बोल रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें तो मिसकम्युनिकेट रहती हैं, लेकिन फिर भी इतना तो स्पष्ट हो रहा है ना कि जिसके बारे में बात कहते हैं। जैसे कि कह दें कि मोबाइल एक यंत्र है,
तो किसके बारे में बात हो रही? मोबाइल के बारे में बात हो रही है ना? बताओ, आया जी ना? सर। यस यस सर। अब ये पूरा एक वाक्य है कि मोबाइल एक यंत्र, पूरा ये एक वाक्य है कि मोबाइल एक यंत्र है। तो ये कह रहा है कि उस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वही उद्देश्य है। तो मोबाइल के बारे में बात हो रही है तो मोबाइल उद्देश्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय उद्देश्य है। मेरे विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है तो मेरे विद्यार्थी उद्देश्य है। राहुल के बारे में बात हो रही है तो राहुल उद्देश्य है। समझ गए? जी यस जी सर। सर। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, जब आप वाक्य के अंग या तत्व हेडिंग डालेंगे तो ये बात बता करके कि वाक्यों के 2 अंग प्रचलित हैं जिनमें से एक उद्देश्य है। उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वो उद्देश्य कहलाता है। ठीक। अब आप लिखेंगे कि इसको हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। 3-4 उदाहरण दिया, 3-4 उदाहरणों में अंडरलाइन कर दिया, जैसे राहुल को अंडरलाइन कर दिया, दिल्ली विश्वविद्यालय को अंडरलाइन कर दिया और नीचे लिख दिया कि रेखांकित हिस्सा या रेखांकित शब्द ही इन वाक्यों में उद्देश्य कहे जाएंगे। या उपरोक्त वाक्यों में से जो शब्द आपने लिए कि ये शब्द ही इस वाक्य में उद्देश्य है। क्या भाई, समझ में आया ये बात? यस सर, जी क्लियर है। सर। यस कैसे सर। लिखेंगे? अब सुना जाए। अब बात आती है कि विधेय क्या है। विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट। बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है प्रेडिकेट के बारे में जो एकदम स्पष्ट कर देती है इस बात को, विधेय को, कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब विधेय है। यानी वाक्य में से उद्देश्य निकाल दीजिए, जो कुछ बचता है वो सब विधेय है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि राहुल आम खाता है, राहुल को निकाल दिया गया तो जो बच गया आम खाता है, ये सारा का सारा विधेय है। समझ गए आप इस बात को? जी सर। जी सर। अगर मैं कहूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं तो इसमें विधेय क्या होगा? सर कई सर कई पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। हाँ, कई पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, ये विधेय हो गया। मैं कहूं कि मेरे विद्यार्थी पढ़ने में होशियार हैं तो क्या हो जाएगा इसमें विधेय? पढ़ने में पढ़ने में होशियार। होशियार है। पढ़ने में होशियार हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये विधेय हो गया। अब मुझे लग रहा है कि आपको विधेय क्लियर हो गया है। यस सर। हाँ, यस सर। सर विधेयक की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? क्या? विधेयक की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, परिभाषा? हाँ, विधेय की डेफिनेशन ये होगी कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। क्लियर है? यस। हाँ बच्चे, बताया जाए। तो हाँ जी इस सर। तरह से, हाँ, इस तरह से वाक्य के अंग या वाक्य के तत्व वाला भी मामला आपका तो रहा हुआ। तो कि वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य, उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही हो, और विधेय का मतलब कि उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही हो। तो ये दोनों ही मिला करके इसको उदाहरण के माध्यम से आप दे देंगे और ये भी हिस्सा आपका पूरा हो जाएगा। अब बात आती है कि वाक्य के अंतर्गत योग्यता क्या है। ठीक। उसके अंतर्गत बच्चे को 5 तत्व, मतलब किस प्रकार की योग्यता रखने वाले को हम वाक्य कहेंगे, उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। एक, आकांक्षा होना चाहिए। दूसरा, पदक्रम होना चाहिए। तीसरा, उसमें अन्विति होनी चाहिए। चौथा, उसमें संविधान होना चाहिए। और 5वां, उसमें योग्यता नामक एक तत्व भी होना चाहिए। अब क्या है ये चीजें, थोड़ा सा समझते हैं इसको। शुरू करूं इसकी बात? सर क्या बताया आपने, ये सर सब आप क्या है? लास्ट का क्या बोला था? वाक्य की योग्यताएं, आप कह लीजिए वाक्य के अनिवार्य अंग, ये कह लीजिए। अगर आपको ये कंफ्यूज करे तो वो तो था कि वाक्य के तत्व, अब ये वाक्य के अनिवार्य अंग कि ये चीजें तो किसी भी वाक्य में होनी चाहिए तभी वो वाक्य कहलाएगा। समझ गए? हाँ। तो
देखो बच्चे, 5 अंगों में पहला आकांक्षा होनी चाहिए, दूसरा उसमें पदक्रम होना चाहिए, तीसरा उसमें संनिधान होना चाहिए, चौथा उसमें जो है वो अन्विति होनी चाहिए, और 5वां उसमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक, अब एक एक को समझाऊं क्या है ये, समझा जाए एक एक को। यस सर। सबसे पहला अनिवार्य अंग जिसकी चर्चा हमने अभी की और जिसको हम लोगों ने इंडिकेट किया वो था आकांक्षा। कि किसी भी हाँ बताइए। हाँ सत्यम, दरअसल मेरी क्लास चल रही है अभी ऑनलाइन, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ठीक, तो फिर बात कर सकते हैं। सर कितनी 4:30 तक चलेगी, लेकिन उसके बाद आप 5 बजे आप मुझसे देख सकते हैं। 5 बजे, ठीक। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 5 अंगों में सबसे पहला अंग है, अनिवार्य अंग, वो है आकांक्षा। कि किसी भी वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा का मतलब होता है पूरा सुनने की जिज्ञासा। 4:30 तक होगी, फिर आता हूँ। हाँ, उसमें है, पहला है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है बच्चे? आकांक्षा का मतलब ये होता है कि पूरा सुनने की जिज्ञासा उसमें, मतलब अगर आप एक हिस्सा अगर आप बोल दें तो दूसरा हिस्सा उसके सुनने की इच्छा जग जाए कि क्या। जैसे मैंने तभी बोला था कि मुझे शाम को, मैं कह के चुप हो जाऊं तो आपके मन में एक जिज्ञासा उठ जाएगी कि क्या शाम को। ठीक है, मैं कह दूं कि सफेद जूते प्रायः, कह के चुप हो जाऊं, अब आपके मन में होगा कि क्या सफेद जूते। तो जब आकांक्षा का मतलब है कि पूरा सुनने की जिज्ञासा, उत्सुकता, कि अगर आधा बोल करके अगर कोई चुप हो जाए तो उसके जानने की उत्कंठा पैदा हो कि भाई बात पूरी नहीं हुई, बात पूरा होनी चाहिए। तो किसी भी वाक्य में अगर आप आधा कह के या कुछ हिस्सा बोल करके अगर आप चुप हो जाते हैं या कुछ हिस्सा बता करके आप शांत हो जाते हैं तो उसमें आधे हिस्से के या बचे हुए हिस्से को जानने की उत्कंठा, जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। इसी तत्व को आकांक्षा कहते हैं। अब मैं कह दूं कि सफेद जूते प्रायः प्रायः टहलते समय पहनने चाहिए, तो अब बात पूरी हुई। अब मैं कह दूं कि मुझे शाम को घर जाना है, अब ये बात पूरी हो गई। समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि आकांक्षा का मतलब क्या? आकांक्षा का मतलब पूरा सुनने की जिज्ञासा, या अगर आधा कुछ कह करके अगर शांत हो जाए कोई तो उसके आधा सुनने की उत्कंठा, जिज्ञासा पैदा हो जाए, इसी को हम कहते हैं आकांक्षा। ठीक है, जी सर। ठीक। दूसरा जो मामला है जिसको हम कहते हैं कि पदक्रम। दूसरा अनिवार्य अंग किसी भी वाक्य में पदक्रम है। पदक्रम का मतलब हर एक भाषा की एक वाक्यों को बताने की एक व्यवस्था है। जैसे चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ये माना गया है कि उत्तम वाक्य जो है वो उसी को कहा जाएगा जिसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों हो। हाँ या ना बच्चे बताओ, कि उसमें कर्ता भी होनी चाहिए, उसमें क्रिया भी होनी चाहिए, उसमें कर्म भी होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। हिंदी में क्या है, पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है तब क्रिया आती है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, पहले कर्ता फिर क्रिया तब कर्म आता है। हाँ या ना? व्यवस्था तो यही है। जी। ठीक, पदक्रम का मतलब होता है कि जो जिस क्रम पर आना हो उसको उसी क्रम में ले आया जाए। अगर आप क्रम बदलते हैं तो प्राय अर्थ बदल जाता है। आपने कर्म को कर्ता कर दिया और कर्ता को कर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जैसे जैसे रावण को मारा, अगर आप पलट दीजिए इसी में, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता कर दीजिए, तब तो हो जाएगा कि रावण ने राम को मारा। अब ये बिल्कुल ही अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ही अव्यवहारिक हो जाएगी ये बात, जबकि वाक्य तो है ना बच्चे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी। जी सर। तो अगर यस आपने सर। उसके पदक्रम का सही अर्थ नहीं, मतलब पदक्रम को सही तरह से प्रयोग नहीं किया तो जो अर्थ आ रहा होगा वो अनर्थ हो जाएगा।
तो इसलिए भी एक अच्छे वाक्य के लिए जरूरी है कि पदक्रम को सही तरह से प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब बात आती है कि तीसरा, जिसको हम कहते हैं कि उसमें संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब ये होता है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से बोलने में या कहने में, एक शब्द को, वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द के उच्चारण में कम से कम समय लगना चाहिए। यानी अगर एक शब्द मैं आज बोलूं और एक शब्द मैं कल बोलूं और तब जाकर के वाक्य पूरा हो, तो इसका कोई मतलब होगा, इसका कोई तुक होगा? बताइए। संविधान का मतलब समीपता। समीपता का मतलब कि वाक्य में बोले गए शब्दों में कम से कम समय का अंतर। जैसे कुछ लोग बहुत लंबा पॉज लेते हैं, लेकिन फिर भी वो वाक्य की सीमा में इसलिए आ जाता है क्योंकि उतना चल जाएगा। लेकिन कोई एक बात सुबह, एक शब्द वाक्य का सुबह बोले और एक शब्द शाम को बोले, तो क्या उस वाक्य की सार्थकता रह जाएगी? नहीं सर। क्योंकि वाक्य में शब्द ही तो होता है, शब्दों का समूह ही होता है। लेकिन उसको व्यक्त इस तरह से किया जाए, कहा इस तरह से जाए कि आधा अभी बोला जाए, आधा कल बोला जाए। तो संविधान का मतलब यह है कि वाक्यों को, जैसे मैं बोल रहा हूं कई सारे वाक्य, तो उनमें जो शब्दों के बीच में कम से कम समय का अंतर होना चाहिए। जितना कम समय का अंतर होगा उतना ही वाक्य सुगठित होगा। समझ गए आप इस बात को? तीसरा तत्व तो समझ में आया, संविधान। चौथा है बच्चे कि जिसको हम कहते हैं अन्विति। अन्विति का मतलब होता है कि व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता। व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता का क्या मतलब है बच्चे? व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता का मतलब यह है कि कर्ता का जो लिंग या वचन हो, क्रिया का भी वही लिंग और वचन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वाक्य में अनौचित्य का या वाक्य में दोष पैदा हो जाएगा। जैसे अगर कोई कह दे कि रीता खाना खाता है, वाक्य तो है भाई, शब्दों का समूह तो है, कर्ता भी अपनी जगह पर है, शब्दों को बहुत कम उससे बोला गया, शब्दों के शब्दों के बीच में बहुत कम समय भी रहा, और पदक्रम का भी इस्तेमाल किया गया, उसमें कही गई बात पूरी भी हुई। लेकिन क्या ये वाक्य है सही? तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि रीता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके लिए जो प्रयोग होना चाहिए था क्रिया, वो भी स्त्रीलिंग की क्रिया प्रयोग होनी चाहिए थी, लेकिन पुल्लिंग की क्रिया प्रयोग कर दिया। कोई वचन, एक वचन प्रयोग करे कर्ता में और बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर दे, तो ये अव्यवस्था पैदा हो जाएगी कि नहीं? बताओ। जी सर। यस सर। कोई कह दे कि राहुल क्रिकेट खेलती है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला कि नहीं? जी सारा सर। कुछ तो है इसमें। इसमें आकांक्षा भी है, इसमें संविधान भी है, इसमें पदक्रम भी है, लेकिन क्या नहीं है इसमें? अन्विति नहीं है। अन्विति का मतलब कि व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता नहीं है, मतलब जिस लिंग और वचन का कर्ता है उस लिंग और वचन की क्रिया नहीं है यहाँ पर, या कारकों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। समझ गए आप? सर एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला। एक बार बता दो। दोबारा का? अच्छा ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। कहने का केवल इतना मतलब है कि क्रिया, कर्ता का जो लिंग और वचन हो, क्रिया का भी वही लिंग वचन होना चाहिए। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होनी चाहिए। अगर कर्ता में राहुल, मोहन, राम, श्याम इस तरह का अगर नाम आता है तो क्रिया में भी खाता, पढ़ता, लिखता आना चाहिए। खाती, पढ़ती, लिखती नहीं आएगा। आया ना? यस। समझ आपने गए? बोला जी व्याकरण की दृष्टि जी से सर। क्या बोला पूरा? एक रूपता। एक रूपता का मतलब यह है कि कर्ता और क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता जो है वो एक वचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग होनी चाहिए। अगर कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? जी सर। यस सर। ठीक। जी। अब
इसमें जो सबसे अंतिम बचता है वो है योग्यता। योग्यता का मतलब ये है बच्चे कि कई बार क्या होता है वाक्यों में, आप देखेंगे तो इस तरह का एक भाव देखने को मिलता है कि उसमें सारे तत्व तो हैं लेकिन उचित अर्थ दे पाने की क्षमता नहीं है। उचित अर्थ दे पाने से क्या तात्पर्य है? उचित अर्थ दे पाने से तात्पर्य यह है बच्चों कि उसमें आकांक्षा भी है, उसमें योग्यता सॉरी संविधान भी है, उसमें पदक्रम भी है, उसमें अन्विति भी है, लेकिन उसमें उचित या जो कह लीजिए कि लोक व्यवहार के अनुकूल अर्थ है वो नहीं वो दे रहा है। बिल्कुल ही आप ये कहिए कि लोक व्यवहार विरुद्ध अर्थ दे रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि माली आग से बगीचा सींचता है, क्या ये वाक्य नहीं है बच्चे? बताओ, वाक्य है कि नहीं? जी सर। वाक्य तो तो है। बट सुनिए, सुनो 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 सुनो, अब जो कहना चाह रहे हो मैं उसी को भाषा विज्ञान की दृष्टि से कह देता हूं। वाक्य तो है। वाक्य क्यों है? क्योंकि शब्दों का समूह है, इसमें हर शब्द का अपना अर्थ है, ठीक बात है। पदक्रम भी है, जहां कर्ता होना चाहिए, जहां क्रिया होना चाहिए, जहां कर्म होना चाहिए वहां पर वो भी है। इसमें कहने में शब्दों को देरी भी नहीं लगाई गई है, इसलिए इसमें संविधान भी है। इसमें अन्विति भी है क्योंकि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया भी है, सब कुछ है। लेकिन इसमें क्या नहीं है? तो इसमें योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लोक व्यवहार सम्मत अर्थ नहीं है कि जो लोगों को स्वीकार हो जो अर्थ। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आग से तो बगीचा नहीं सींचा जा सकता। बगीचा तो पानी से सींचा जाएगा। अगर होगा कि माली पानी से बगीचे को सींचता है तो ठीक है ये। लेकिन होगा कि अगर माली आग से बगीचा सींचता है तो होगा कि इसमें सारे तत्व तो हैं लेकिन इसमें योग्यता नहीं है, और जब योग्यता नहीं है तो फिर इसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? जी सर। योग्यता की परिभाषा बता दो एक बार। योग्यता का मतलब ये होता है कि वाक्य में उचित और सार्थक दोनों प्रकार का अर्थबोध कराने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है? नोट कर लिया है? जी सर। जी सर। हमने क्या क्या चर्चा कर ली बच्चे? हमने चर्चा कर ली वाक्य विज्ञान की, हमने चर्चा कर ली वाक्य के स्वरूप की, हमने चर्चा कर ली वाक्य की परिभाषा की, हमने चर्चा कर ली वाक्य के तत्व की, हमने चर्चा कर ली वाक्य के अनिवार्य अंग की। अब जो अंतिम चर्चा रह जाती है वो है वाक्य के भेद की। ठीक है, शुरू करें। सर एक प्रश्न है। सर वाक्य की योग्यता जो अनिवार्य अंग आपने बताया 5, जो उसमें सर तीसरा वाला जो था उसको एक बार पुनः सर दोहरा दें। ठीक है, तीसरा बच्चे मैंने बताया था उसमें आपको संविधान, यही तो? जी सर। संविधान बच्चे आसक्ति भी कहते हैं। संविधान का मतलब है कि दो शब्दों के उच्चारण में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, दो शब्दों के उच्चारण के बीच में बहुत समय नहीं लगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे कि रमेश खीर खाता है, अब मैं रमेश अभी बोलूं, शाम को बोलूं खीर, कल सुबह बोलूं खाता है, मैंने सारे शब्द तो बोल दिए ना। बताओ। यस सर। प्रशांत, सारे शब्द बोले मैंने, सारे सर। शब्दों में वो सारे के सारे तत्व आ गए, लेकिन क्या नहीं हुआ ये कि जो वाक्य का वो व्यवस्थित स्वरूप नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उनके बोलने में मिनिमम समय लगना चाहिए, जी। और हमने क्या लगा दिया, उसको इतना ज्यादा खींच दिया, इतना ज्यादा समय के तौर पर उसको जो है इस तरह से उसको प्रस्तुत किया, व्यक्त किया कि
वो अनौचित्यपूर्ण हो गया, उसको वो निरर्थक हो गया, उसका कोई औचित्य रहा ही नहीं कि अभी आपने एक शब्द बोला, शाम को दूसरा बोला, सुबह तीसरा बोला, अगले दिन कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई बाकी की। जी चलें आगे बढ़ाया जाए। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकारों की बात करें बच्चे, तो वाक्य के प्रकारों के लिए कई तरह के आधारों की चर्चा की गई है कि कई आधारों पर वाक्यों को बांटा गया है। दो आधार उसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक आधार जिसे हम कहते हैं कि अर्थ के आधार पर, दूसरा जिसे हम कहते हैं कि रचना के आधार। अर्थ के आधार पर मतलब कि वाक्य में जो कुछ कहा जा रहा है वो कैसा अर्थ दे रहा है, और दूसरा है कि रचना के आधार पर, यानी कि जो जो वाक्य प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है, वो बना कैसे। तो दोनों में आप देखेंगे, जो सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं कि अर्थमूलक आधार पर। अर्थमूलक आधार पर वाक्य को कुल 8 भागों में बांटा गया है, कुल 8 हिस्सों में बांटा। इनमें से सबसे पहले वाले को हम कहते हैं, मतलब जिसमें सबसे पहला, जिसको कि बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य का मतलब होता है बच्चे सामान्य वाक्य, साधारण वाक्य, जिसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया हो, और जो सकारात्मक अर्थ देता हो। जैसे कि वह घर जाता है, मोहन आम खाता है, वे बाजार जाते हैं। इस तरह के सामान्य प्रकार के सार्थक, मतलब सकारात्मक अर्थ देने वाले जितने भी शब्दों का समूह है वो आपका कहलाता है विधान सूचक वाक्य, जिसको सामान्य वाक्य वाक्य आप कहते हैं। क्लियर है? जी जी। सर। दूसरा कहलाता है, सर एक बार दोबारा बता दीजिए ये वाला। अरे बच्चे कहाँ रहते हो आप लोग की, दोबारा भी इतना भी सामान्य तो बात वो नहीं समझ में आ नेटवर्क रही है। इशू हो गया था, इसमें तो आ नहीं रही थी आपकी आवाज तभी सही कह रहा से। हूँ कि मेरी तभी बात कि सर दोबारा बता दीजिए। अनावश्यक समय जाता बच्चे, बहुत साधारण सी बात थी ये तो। विधान सूचक का मतलब होता है सामान्य वाक्य, जो सामान्यतः बोले जाते हैं, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो कम से कम, जो सकारात्मक हो। जैसे वह जाता है, वे खाते हैं, तुम बाजार जाते हो, इस तरह वाला। दूसरा है निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है जिसमें नकारात्मक प्रकार की बातें कही हो, जिसमें न या नहीं का प्रयोग किया गया हो, जिसमें न होने का भाव हो। जैसे कि मोहन मोहन खाना नहीं खाता है, या मान लीजिए कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, या तुमसे पढ़ा नहीं जाता है, कुछ इस तरह की बातें जिसमें नकारात्मकता, निषेध हो मामला। तीसरा है प्रश्नवाचक, यानी कि जहां पर कि किसी भी वाक्य से किसी प्रश्न का बोध हो, कि आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, इस तरह की बात। तो तीसरा हो गया प्रश्नवाचक। चौथा है आज्ञा सूचक, जिससे किसी को आज्ञा देने का बोध हो। जैसे कि आप कह दें कि दरवाजा खोल दीजिए, जैसे कि आप कह दें कि पानी ले आओ, जैसे कि आप किसी को कह दें कि यह पत्र दूसरे को दे देना। तो मतलब इस तरह के वाक्य जिसमें कहीं भी आज्ञा का बोध हो, आज्ञार्थक हो। चौथा है संदेह सूचक। संदेह सूचक का मतलब कि जहां पर किसी भी वाक्य को आप बोलें और उसमें संभावना समझ में आए या संदेह निकल करके आए। जैसे कि शायद वह पढ़ता होगा, संभवतः आज बारिश होगी, कुछ इस तरह की बातें जिसमें कि संभावना या संदेह प्रकट किया जाए। छठवां है बच्चे इच्छा सूचक वाक्य।
कि जहां पर किसी भी प्रकार की आशा, आकांक्षा या इच्छा या आशीर्वाद का भाव अगर वाक्य से प्रकट होता है, जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है, कि काश मैं डॉक्टर बन जाता, इस तरह की बातें जिसमें आशा हो, आकांक्षा हो, इच्छा हो। अगला है कि संकेतवाचक। संकेतवाचक सातवां, जहां पर कि एक क्रिया हमेशा पूरी होने के लिए दूसरी क्रिया पर निर्भर रहे, तो संकेतवाचक कहते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पर जैसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं, तो जिसको लोग कई बार जो है एक बड़ा प्रसिद्ध है, जैसे अगर उदाहरण लूं कि यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, इस तरह वाला बात, कि जहां पर पढ़ता एक क्रिया है, पूरी होने के लिए वो पास हो जाना। जैसे कि स्टेशन पर जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही गाड़ी जा चुकी थी, तो पहुंचा और जा चुकी, तो जहां पर एक क्रिया दूसरे से संबंधित हो, जिसको पूरा हो, जिस वाक्य में यदि तो ही भी जैसा वैसा, कि जैसा जो है करोगे वैसा भरोगे, या जब बारिश होगी तब बीज पड़ेंगे, इस तरह के वाक्य जितने भी हैं वो संकेतवाचक, जहां पर एक क्रिया अपने पूरे होने के लिए दूसरे क्रिया पर निर्भर हो। समझ गए? यदि तो ही भी। हाँ, इसमें अगला है विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक का मतलब जहां पर वाक्यों में आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाए कि हे राम, मेरी मेहनत सफल करना, कुछ इस तरह वाली बात। सावधान, आगे खतरा है, कुछ इस तरह वाली बात। कि अरे तुमने ये क्या, मतलब जहां पर संबोधन हो, जहां पर हर्ष का, आश्चर्य का, दुख का, सुख का, ये तमाम तरह के भाव को संबोधन के तौर पर प्रयोग किया जाए, वहां पर विस्मयादि सूचक वाक्यों का प्रयोग होता है बच्चे। तो ये कुल 8 प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर। अब बात सर आती आपका है माइक कि म्यूट हो चुका है, आवाज नहीं नहीं आ बच्चे, रही। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आवाज जा रही है बच्चे मेरी? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। जी सर, आवाज क्लियर है। अब इसके बाद जो है अगला आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर बच्चे वाक्यों के 3 तरह के भेद माने गए हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र। साधारण वाक्य बच्चे ऐसे वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्यों को कहते हैं जो कि केवल एक कर्ता और एक क्रिया से पूरे हो जाए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उन वाक्यों में वो सिंगल वाक्य होने चाहिए, एक ही वाक्य होने चाहिए, और प्राय उनमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया हो। कर्म भी एक हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे विपिन पढ़ता है, विपिन पढ़ता है में विपिन जो है वो कर्ता हो गया, और पढ़ता है वो क्रिया होगी, तो एक कर्ता एक क्रिया, ये साधारण वाक्य है। विपिन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक कर्म है, फिर भी ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य मतलब जिसमें केवल एक ही वाक्य हो, एक से अधिक वाक्य नहीं हो, और कम से कम उसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो उस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। समझ गए? जी सर। अब अगला आता है मिश्र वाक्य। मिश्र और संयुक्त, ये 2 तरह के वाक्य हैं, और इन दोनों तरह के वाक्यों की खास बात यह है, दोनों तरह के वाक्यों की विशेषता यह है कि दोनों ही तरह के वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं।
दोनों में, चाहे वो मिश्र हो चाहे वो संयुक्त हो, एक से अधिक वाक्य होंगे। अंतर क्या है दोनों में? अंतर है वो ये कि जितने प्रकार के मिश्र वाक्य होते हैं उनमें एक वाक्य हमेशा पूरा होगा और एक वाक्य हमेशा आश्रित होगा, और जो संयुक्त प्रकार के वाक्य होंगे उसमें दोनों ही वाक्य जो हैं वो पूरे होंगे, उसमें कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। जो मिश्र कहलाएगा, अगर एक आश्रित हुआ तब भी वो मिश्र कहलाएगा, और अगर दोनों पूरे हो गए तो संयुक्त कहलाएगा। इसीलिए उनके योजक शब्द जो बीच में प्रयोग होने वाले जो कहिए कि संबंध सूचक शब्द हैं, सॉरी समुच्चय बोधक जितने भी शब्द हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए और समझिए, मिश्र वाक्य का जैसे एक उदाहरण दें कि अगर ये कहा जाए कि अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। अब इसमें वाक्य पूरा क्या है? कल छुट्टी है, ये वाक्य पूरा है। अधूरा क्या है? अध्यापक ने कहा। अब अध्यापक ने कहा तो ये होगा कि क्या कहा। अब वो तब पूरा होगा जब ये कहा जाएगा कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है ये वाक्य अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि आप परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो के पहले एक वाक्य है और तो के बाद एक वाक्य है। वहां पर भी की के पहले अध्यापक ने कहा एक वाक्य है और कल छुट्टी है ये दूसरा वाक्य है, लेकिन जो पहला वाला आधा हिस्सा है वो आश्रित है और दूसरा वाला जो है पूरा है। अब यहाँ पर ये दूसरे वाले में जो मैंने कहा कि अगर आप परिश्रम करते तो, अब ये भी अधूरा है और पास हो जाते, दूसरा वाला भी अधूरा है, दोनों मिलकर के पूरा हो रहे हैं। तो जहां पर एक पूरा हो और एक आश्रित हो, पूरा का मतलब जिसका अपना पूरा अर्थ निकल रहा हो, आश्रित का मतलब जो अर्थ के लिए दूसरे पर आश्रित हो, उसको मिश्र कहेंगे। या दोनों ही अधूरे हों, दोनों का ही अर्थ तब तक न निकले जब तक कि दोनों साथ में ना है, उसको मिश्र कहेंगे। और इस तरह के मिश्र वाक्यों को ज्यों त्यों, इस तरह के इसकी पहचान है कि जैसा वैसा, ज्यों त्यों, जहां वहीं, जो वह, यदि तो, इस तरह के जहां पर कि यदि बारिश होगी तो बीज पड़ेंगे, तो दोनों ही अपूर्ण है। बारिश होगी और बीज पड़ेंगे, दोनों ही अपूर्ण है। दोनों को पूरा होने के लिए कुछ समुच्चय बोधक शब्दों की जरूरत है और साथ साथ में दोनों को एक साथ में रखने की जरूरत है। लेकिन जो संयुक्त प्रकार का वाक्य होता है बच्चे, वहां पे दोनों वाक्य पूरे होते हैं। बस होता यह है कि बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, उसके इधर का भी पूरा होता है, उसके इधर का भी, मतलब उस कनेक्टिंग वर्ड के पहले वाला भी पूरा होगा और बाद वाला भी पूरा होगा। जैसे आंधी आई और बिजली चली गई, बीच में और है। अब आंधी आई ये भी वाक्य पूरा है, बिजली चली गई ये भी वाक्य पूरा है, लेकिन दोनों को जोड़ा गया और से। इस तरह के तमाम समुच्चय बोधक जो कि और, या, तथा, अथवा, फिर, किंतु, लेकिन, इस तरह के जो तमाम तरह के समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्योदय हुआ, कुहासा छट गया। सूर्योदय हुआ फिर कुहासा छट गया, तो सूर्योदय हुआ ये भी अपने आप में पूरा है, कुहासा छट गया ये भी अपने आप में पूरा है। जैसे पिताजी सुबह चाय पीते हैं और पिताजी शाम को कॉफी पीते हैं। अब इसमें पिताजी सुबह चाय पीते हैं वाक्य भी पूरा है, और दूसरा कि पिताजी शाम को कॉफी पीते हैं ये भी वाक्य पूरा है। बीच में और लग गया तो ये पूरा कंप्लीट वाक्य बन गया। तो जहां पर दोनों वाक्य पूरा हों और उनके बीच में और, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन जैसे समुच्चय बोधक का प्रयोग हो तो उसे हम कहते हैं कि ये संयुक्त प्रकार का वाक्य है। और जिसमें या तो एक आधा और एक पूरा हो, या तो दोनों ही आधे हों, और बीच में जैसा वैसा, यदि तो, जो भी, जो सो, चूंकि, इसलिए, जहां वहीं, यदि तो, इस तरह का जो कनेक्टिंग वर्ड या समुच्चय बोधक लगे
और उसमें एक आश्रित एक पूरा या दोनों आश्रित हों, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्र प्रकार का वाक्य कहेंगे। क्या ये बात स्पष्ट हुई बच्चों? यस सर। यस सर। मैं अगर कुछ उदाहरण दूं तो बताओ थोड़ा सा, कि अगर मैं कहूं कि पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है, किस तरह का वाक्य है ये? ये तो साधारण ये साधारण है, वाक्य बिल्कुल है। ठीक बात है, साधारण हुआ ना ये, क्योंकि एक ही वाक्य है इसमें। समझ गए कि नहीं? जी अरे सर। भाई एक ही तो वाक्य जी है। सर। अगर मैं कहूं कि यस। वह प्यासा था इसलिए कुएं के पास आया, संयुक्त वाक्य। मिश्र। मिश्र है बच्चे। वह प्यासा था, ये तो क्लियर है, ये तो पूरा है। लेकिन कुएं, वह प्यासा था तो कुएं के पास आया, तो कुएं के पास आया कौन, ये प्रश्न नहीं आएगा। वह प्यासा था इसलिए कुएं के पास आया, तो ये अगर आप कहते हैं कि कुएं के पास आया तो प्रश्न नहीं आएगा कौन। तो जब कौन का प्रश्न आ ही गया, जब उसमें करता ही नहीं, तो पूरा कहां हुआ वो? आया ना? जी सर। तो ये मिश्र के प्रकार का हो गया। जैसे मान लो कहें कि मां ने कहा कि अपना काम करो, ये किस प्रकार का होगा? संयुक्त। संयुक्त सर। क्या? मां ने कहा कि तुम अपना काम करो। अब मां ने कहा, मिश्र है सर। कंप्लीट कहाँ है भाई? ये ना, मां ने कहा, क्या कहा? अब जैसे मैं इसी को पलट दूं कि मित्र अपने गांव गए और मैं अपने घर गया, अब ये संयुक्त है। मित्र अपने गांव गए, मैं अपने घर गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप इस बात को? जी सर। जी सर। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मामला था वो क्या कहते हैं, वाक्य विज्ञान का, वो पूरा हुआ, जिसमें कि अगर वाक्यों के भेद पूछा जाता है बच्चे आपसे कि ये बताइए कि वाक्यों के कुल कितने भेद हैं, या वाक्य के भेदों की सविस्तार चर्चा कीजिए। अगर ये अगर इस तरह से पूछ दे कि वाक्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वाक्य के भेदों की चर्चा कीजिए, तब तो ठीक है भाई, आप वाक्य के स्वरूप को बताइए, अब वाक्य के भेद बताइए। लेकिन अगर केवल पूछ दे कि वाक्य के भेदों की चर्चा कीजिए, तब भी आप वाक्य के स्वरूप बताइएगा बच्चे। सबसे पहले बताइएगा कि वाक्य से क्या तात्पर्य है। आप वाक्य विज्ञान की भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, वाक्य से संबंधित जो परिभाषा है आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, वाक्य के तत्वों की चर्चा कर सकते हैं, वाक्य के अनिवार्य अंग की चर्चा करके तब आप फिर बताएं कि वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर क्या है और रचना के आधार पर क्या है, और उसके बाद आप उसका एक निष्कर्ष लिख दें अच्छा सा, और इस तरह से वो पूरा का पूरा हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। ठीक है? जी सर। सर चलिए, इस तरह से आपकी पूरी क्लास पूरी हुई। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। प्रश्न है सर। हाँ हाँ। अभी आपने बताया वाक्य के भेद जो हैं सर अर्थ और रचना के आधार पे, है ना? लेकिन सर अगर और भी जैसे इसके और भी कई भेद हैं, वाक्य के भेद क्रिया के आधार पे, शैली के आधार पे, आकृति के आधार पे भी है, तो क्या उसको भी लिखा जा सकता है या फिर संक्षिप्त में अगर बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप उतना लिख पाने की, चूंकि अब उसके लिए चर्चा करनी होगी तो फिर काफी बड़ा मामला हो जाएगा, जी है ना? सर। मैं क्लास में अगर पूरा वो कराता उसको, तो चूंकि अगर मैं ये मेन हिस्से को भी अगर ना बताऊं, और वही उन हिस्सों में की आकृति मूलक आधार पर क्या होगा, क्रिया के आधार पर क्या होगा, या फिर जो है शैली के आधार पर क्या होगा, तो मामला फिर रह जाएगा बच्चे। फिर जो मूल वाला है वो बात फिर पूरी नहीं हो पाएगी। और अभी फिलहाल के लिए इतना ही समय था, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे परीक्षाएं चल रही हैं, ठीक है, और वो अब पेपर जमा होने वाला है।
ठीक। तो ये था कि उसमें जो कंप्लीट जो जितना मतलब जिससे कि ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हो जाए वो पूरी बात बता दी जाए। हाँ बताइए अनुप्रिया। सर निकटतम अवयव और प्रोक्ति का स्वरूप इनमें क्या आएगा? निकटतम अवयव और प्रोक्ति का स्वरूप, प्रोक्ति बच्चे महावाक्य को कहते हैं। वाक्य का ही जो एक तरह से कहिए कि पैराग्राफ वाला जो मॉडल होता है, ठीक है, पैराग्राफ जहां पर एक से अधिक वाक्य मिल करके वो बनाते हैं उस स्वरूप को वाक्य का, जिसमें कि आप देखिए इकाइयों में क्या है, सबसे पहले आता है वर्ण या कहिए कि स्वन, उसके बाद आता है रूप या पद, उसके बाद आता है अर्थ, मतलब वो तो उसी जुड़ा हुआ मामला, फिर आता है वाक्य, वाक्य के बाद आता है महावाक्य, जिसको पतंजलि ने ही महावाक्य कहा है, महावाक्य, और उसी को लोगों ने आगे चल करके नाम प्रोक्ति का दे दिया, उसी को कई बार पैराग्राफ कहते हैं, और उन्हीं पैराग्राफ को अगर आप जोड़ देते हो तो बन जाता है पाठ। आ रही बात समझ में? तो ये दरअसल पूरा का पूरा जो मामला है वो इसी क्रम में चलता है कि अगर एक पाठ को आप तोड़िए तो पैराग्राफ, पैराग्राफ जिसमें एक से अधिक वाक्य हैं जिनको कि महावाक्य कहा जा रहा है, वही उसकी प्रोक्ति, वो है दरअसल वाक्य का ही एक बड़ा भेद। और उसके बाद फिर आता है वाक्य, वाक्य को तोड़ते हैं तो पद, पद यानी शब्द, शब्द यानी शब्द से फिर आप आगे बढ़ते हैं तो वर्ण, वर्णों में भी स्वर और व्यंजन। तो ये इसी तरह से चलने वाला एक पूरा का पूरा हिस्सा है। इसको आप यहाँ पर प्रोक्ति से रिलेटेड जो है प्रोक्ति विज्ञान, अब वो बहुत कुछ वाक्य विज्ञान जैसा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको भोलानाथ तिवारी की किताब में मिल जाएगा, थोड़ी बहुत चर्चा आपको कपिल देव द्विवेदी की किताब में मिल जाएगी। ठीक है जी सर। जी सर। सर आप पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर, ठीक है मैं बता दे रहा हूं आपको। ये बच्चे हैं 220, नहीं 220 नहीं, ये 1 मिनट, 220 ही है, हाँ ये है आपका प्रोक्ति विज्ञान या डिस्कोर्स, 213 पेज से है कि भारत में इसके लिए क्या मामला है, किस तरह से, और इसके कुछ प्रकार वगैरह दिए हुए हैं, तो इसे आप पढ़ लेंगे, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी जो बता भी दिया गया है। तो चलिए क्लास आपकी पूरी हुई, कोई और क्वेरी? सर वाक्य विज्ञान में हम रचना के आधार पर ये इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? संदीप जी आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मैं इन बच्चों से कुछ बात कर लेता हूँ। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार संदीप जी। हाँ तो यार बच्चों बताओ। सर मैं ये कह हाँ रही थी कि हम